टी.एस. एलियट, द वेस्टलैंड, और इसमें आपका द फायर सरमन। ये तीसरा सेक्शन है द वेस्टलैंड का, जिसको लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम भी कहा गया है। क्यों कहा गया है वो देख लीजिए। यहां आपको ये जो पोएम स्टार्ट होती है लाइन नंबर 173 से और खत्म होती है 311 पे, और इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें आपको टोटल जो है 139 लाइंस जो है ये पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग में कर रहा हूं ना ये लेकर के, वो थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसकी भी थोड़ी संभावना बन सकती है, इस तरह की चीज़ जो है पूछी जा सकती है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। रेड कलर में हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़े, तो मैं वाइट से लिख देता हूँ। 173 से शुरू होता है, 311 पर ख़त्म होता है ये सेक्शन। कुल मिलाकर के इसमें आपको 139 लाइंस जो हैं ये मिलती हैं, और इसी वजह से ये इस पोएम का द वेस्टलैंड का सबसे बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन। शुरू करते हैं, लंबा खैर काफी रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है द फायर सरमन, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो टाइटल लिया गया है द फायर सरमन, ठीक है, तो टी.एस. एलियट एक्सप्लोर्स द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो टाइटल है ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है ये बिल्कुल खोखली है, खाली है। फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द स्पिरिचुअल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ में ये जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन फायर सरमन, ये हमें ये बताएगा कि आधुनिक जीवन जो है, मॉडर्न लाइफ जो है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो जनरेशन है वो बिल्कुल थोथी है, खाली है, और साथ ही साथ में ह्यूमन रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल डिक्लाइन जो है सोसाइटी का, ये काफ़ी हुआ है कि समाज में मानवीय रिश्ते और आध्यात्मिकता का पतन हुआ है। ये हमें सेक्शन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके टाइटल की। द टाइटल कम्स फ्रॉम बुद्धाज फायर सरमन। बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था, जिसको फायर सरमन नाम से जाना जाता है, वहां से ये टाइटल लिया गया है। वेयर ही टीचेस दैट, जहां पर भगवान बुद्ध जो हैं ये बताते हैं, ये सिखाते हैं, दैट अर्दली पैशंस, शब्द पे गौर कीजिएगा, अर्दली पैशंस अर्थात निम्नतम जो भावना है, ठीक है, जो निम्नतर भावनाएं हैं, जिनको इन्होंने फायर शब्द से संबोधित किया है, जैसे आपकी कार्नल डिजायर्स यानी सेक्स डिजायर्स, ठीक है, शारीरिक इच्छाएं जो हैं इनको इन्होंने फायर शब्द कह करके संबोधित किया है। इसके अलावा जो भौतिक जो इच्छाएं हैं इनको इन्होंने फायर शब्द कह करके संबोधित किया है। तो वो बताते हैं दैट अर्दली पैशंस ट्रैप पीपल इन सफरिंग। ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, भौतिक ख्वाहिशें, ये इंसान को अपने मकड़ जाल में फंसाती हैं, एंड मस्ट बी रिनाउंस्ड। रिनाउंस्ड का अर्थ होता है छोड़ देना, एंड मस्ट बी रिनाउंस्ड फॉर स्पिरिचुअल फ्रीडम। और यदि इंसान को आध्यात्मिक आज़ादी चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, तो सबसे पहले उसको इन अर्दली पैशंस को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो टायरेसिस जो कि नैरेटर है यहाँ पे इस सेक्शन में भी, वो क्या करता है, ये लास्ट में इस सेक्शन के एंड में हमें इसी बात की तरफ लेकर के जाता है, फायर सरमन की तरफ। अब टाइटल का जो मीनिंग है इस पोएम के दृष्टिकोण से वो भी हम देखेंगे। इन बुद्धिज्म, ठीक है, फायर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिजायर्स। बुद्धिज्म में फायर जो शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाएं, एंड अटैचमेंट्स, और हमारा जो लगाव होता है, झुकाव होता है किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ,
उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है कौन से शब्द के द्वारा? फायर के द्वारा। किसमें? बुद्धिज्म में। तो कहते हैं कि ये बुद्धिज्म क्या कहता है कि ये जो फायर है अर्थात इंसानी ख्वाहिशें, इंसानी लगाव जो है, दैट कोज सफरिंग, यही आपकी पीड़ाओं का कारण है, कष्टों का कारण है। बुद्धा's फायर sermon calls for detachment, calls for detachment। तो बुद्ध का जो फायर सरमन उपदेश है ये क्या कहता है कि आप डिटैच्ड हो जाइए फ्रॉम दीज पैशंस टू अचीव स्पिरिचुअल पीस। कि स्पिरिचुअल पीस पानी है तो इन इंसानी इच्छाओं, अटैचमेंट्स, इनको आप त्याग दीजिए, इनसे अपने आप को मुक्त कर लीजिए, तभी आप स्पिरिचुअली पीस जो है हासिल कर सकते हैं। एलियट यूजेस दिस आइडिया। अब टीएस एलियट क्या करता है, यहां इस टाइटल को काम में ले रहा है, यानी इस थीम को काम में ले रहा है। क्यों काम में ले रहा है? टू क्रिटिक द मॉडर्न वर्ल्ड्स ऑब्सेशन विद शैलो प्लेजर्स। इस थीम को यूज करके टीएस एलियट आपको यह बताना चाहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड्स ऑब्सेशन विद शैलो प्लेजर्स, ये जो छोटी छोटी शैलो प्लेजर्स हैं, खोखली खुशियां हैं, इनके प्रति आसक्ति का भाव जो है मॉडर्न पीपल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बताने के लिए इस थीम को, इस टाइटल को टीएस एलियट जो है काम में लेता है। फिर आगे देखिए, दिस सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड यानी फायर सरमन, दिस सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड यानी फायर सरमन शोज, हमें ये दिखाता है हाउ मॉडर्न लाइफ हैज लॉस्ट इट्स वाइटलिटी, कि इस मॉडर्न लाइफ ने किस तरह से अपनी वाइटलिटी को खत्म कर लिया है, गंवा दिया है। बिकमिंग डल एंड प्रोडक्टिव, और ये मॉडर्न लाइफ जो है बहुत ही डल, मोनोटोनस बन चुकी है, एंड अनप्रोडक्टिव, और साथ ही साथ में अनप्रोडक्टिव भी बन चुकी है। एलियट यूजेस अ सीरीज ऑफ सीन्स एंड इमेजेस, और एलियट क्या करेगा इस सेक्शन में, फायर सरमन में, इस सीरीज ऑफ सीन्स और इमेजेस को जो है उनको काम मिलेगा। क्या करने के लिए? टू हाईलाइट डिके, इस मॉडर्न लाइफ का जो पतन है, डिके है, उसको दर्शाने के लिए। मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स, कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोगों के रिलेशनशिप है वो अर्थविहीन बन चुके हैं, ये बात बताने के लिए। एंड द एब्सेंस ऑफ रिन्यूअल इन द वर्ल्ड, और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये रिन्यूअल की तरफ नहीं बल्कि पतन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बात बताने के लिए बहुत सारी इमेजेस और सीन्स जो हैं इनको इस सेक्शन में काम मिलेगा टीएस एलियट। क्या क्या काम मिलेगा देखिए। अ लाइफलेस वर्ल्ड, जब ये फायर सरमन सेक्शन शुरू होगा तो हमें एक निर्जीव दुनिया, बेजान दुनिया, उजड़ी हुई दुनिया, लाइफलेस वर्ल्ड जो है उसके दर्शन करवाएगा शुरुआत में, ठीक है। द सेक्शन बिगिंस विद डर्टी, गंदा, डेसोलेट, बियाबान, सुनसान, रिवर साइड, फिल्ड विद रैट्स एंड गार्बेज। फायर सेक्शन के शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि रिवर साइड जो है, नदी का किनारा जो है, कचरे, वहाँ पर कचरा फैला पड़ा है, चूहे जो कि गंदगी के आसपास ही रहते हैं वो वहाँ पर हैं, और बिल्कुल गंदा सा, सुनसान सा, बेजान सा इलाका पड़ा है रिवर साइड का। रिवर जो कि प्रतीक होती है जीवन की, ठीक है, वो बेजान पड़ी है, ये दिखाया जाएगा, क्योंकि पोएम का टाइटल ही क्या है, द वेस्टलैंड। इसके विपरीत यदि कोई रोमांटिक एरा का यदि कोई पोइट होता, पीबी शैली होता, जॉन कीट्स होता, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो किस तरह की बातें जो है रिवर को लेकर के करते हैं। वर्ड्सवर्थ होते, ठीक है, या आपके एसटी कॉलेज होते तो वो तो कमाल ही कर देते हैं। लेकिन ये कलम जो है इस पोएम की किसके हाथ में है, टीएस एलियट के हाथ में है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वेस्टलैंड के नजरिए से आपको इस प्राकृतिक दृश्य को भी एकदम से लाइफलेस करके आपको दिखा रहे हैं। द रिवर विच यूजुअली सिंबलाइजेस लाइफ, रिवर जो कि अक्सर प्रतीक होती है जीवन का, एंड रिन्यूअल, और रिन्यूअल का प्रतीक होती है, हैज बिकम अ डल
लाइफलेस कैनल। वो नदी जो है बहुत ही बेजान बन चुकी है, लाइफलेस कैनल, और नदी से वो सिकुड़ करके नदी नहीं रही बल्कि एक कैनल जैसी बन चुकी है। ये पहला दृश्य हम यहाँ पे देखेंगे। एलियट कंट्रास्ट दिस विद द पास्ट। एलियट जो है पास्ट के साथ में इसकी तुलना करता है, यूजिंग अ लाइन फ्रॉम स्पेंसर्स पोएम। और यहाँ पर स्पेंसर की जो पोएम है प्रथमैलियन, ठीक है, वहाँ से एक पंक्ति लेता है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। और ये कह करके अभी जो नदी की हालत है इसकी तुलना पुराने जमाने से करता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ ए टाइम व्हेन द रिवर सिंबलाइज्ड ब्यूटी एंड हार्मनी। और साथ ही साथ में हमें याद दिलाता है कि ये नदी कभी किसी जमाने में ब्यूटी एंड हार्मनी का प्रतीक रही है। और आज देखो इसकी हालत इस मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न वेस्टलैंड में क्या हो चुकी है, ये बात हमें बताई जाएगी। फिर हम आगे क्या देखेंगे कि इसी तरह का जो एलिमेंट है, लाइफलेस एलिमेंट, वो किस में आ चुका है, रिश्तों में भी आ चुका है आधुनिक जमाने के लोगों में। एलियट देन डिस्क्राइब्स 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। 3 तरह के रिश्ते जो हैं वो हमें दिखाता है। टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ, कि किस तरह से लव एंड कनेक्शन हैव लॉस्ट देयर मीनिंग, कि इस आधुनिक जमाने के जो लोग हैं उनके आपसी रिश्तों में जो प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए, कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं आज के ज़माने के रिश्तों में। ये बात हमें बता रहा है। पहला रिश्ता किसका बताएगा, द मर्चेंट्स प्रपोजल। ठीक है, यहाँ पर एक मर्चेंट जिसको मिस्टर यूजेनाइड्स अपन कह रहे हैं, सजेस्ट अ कैजुअल होमोसेक्सुअल मीटिंग। वो नैरेटर टायरिसिस को होमोसेक्सुअल मीटिंग के लिए होटल में इनवाइट करता है, लंच के लिए इनवाइट करता है। दिस रिलेशनशिप इज स्टेराइल। ये रिलेशनशिप किस तरह का है, बिल्कुल स्टेराइल है। अनेबल टू क्रिएट लाइफ और रिन्यूअल। इस रिश्ते से आप कोई बच्चा थोड़ी पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा रिश्ता है, ये बताने की यहाँ पर चेष्टा करते हैं कि देखिए आज का डिग्रेडेशन किस तरह से हो रखा है आज के ज़माने का। फिर दूसरा रिश्ता जो है, द टाइपिस्ट गर्ल एंड द क्लार्क। एक क्लार्क है और एक टाइपिस्ट है लड़की, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, उसके बारे में चर्चा करेगा। अ यंग वुमन पैसिवली, यानी निष्क्रिय होकर के, लेट्स अ बोरिंग क्लार्क यूज हर फॉर सेक्स। यहाँ पर एक लड़की जो कि टाइपिस्ट होती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है, उसका एक क्लार्क है। वो क्लार्क क्या करता है, उसको अपने सेक्स पर्पस के लिए यूज करता है, उसके साथ सेक्स करता है। एंड द गर्ल रिमेन्स पैसिव ड्यूरिंग दिस सेक्स। और इस सेक्स के दरमियान लड़की पैसिव रहती है। दैट शोज दैट देयर इज नो इमोशन इन सच अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह के रिश्तों में भी रोमांस जो है खत्म हो चुका है, कोई आत्मीयता, कोई इमोशन जो है उसमें नहीं है। शी फील्स नो लव और इमोशन। इस रिश्ते में उसको कोई प्रेम या कोई इमोशन नहीं महसूस होता। ओनली रिलीफ व्हेन इट्स ओवर। जब वो सेक्स खत्म हो जाता है तो वो लड़की रिलीव्ड फील करती है, राहत महसूस करती है कि चलो कि जी काम खत्म हुआ, यूं करके, ठीक है। तो दिस शोज, इससे ये पता चलता है कि हाउ रिलेशनशिप्स हैव बिकम मैकेनिकल एंड एम्प्टी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आधुनिक जमाना है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें रिलेशनशिप जो है किस तरह से मैकेनिकल यानी मशीन की तरह से बन चुका है, एंड एम्प्टी, थोथा हो चुका है। यानी सेक्स जैसा एक रोमांटिक जो रिलेशन है वो भी एक मैकेनिकल की तरह से काम कर रहा है, मशीन की तरह से काम कर रहा है। चलो ये काम करना है, हो गया, खत्म हुआ जी, अच्छा हुआ। इस तरह की फीलिंग ये दर्शाती है कि रिश्ते में इमोशन नहीं है, रोमांस नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक एक्ट है जिसको परफॉर्म करना है, जिसको करना है, और हो गया, ओके, अच्छी बात हो गया। ये वाला पोज हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर क्वीन एलिजाबेथ एंड द अर्ल ऑफ लिसेस्टर। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ हैड टू स्टे अनमैरिड फॉर पॉलिटिकल रीजंस।
राजनीतिक कारणों से जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसको क्या रहना पड़ा, उसको अनमैरिड रहना पड़ा, ठीक है। क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द वर्जिन क्वीन, और एक तरह से उसने वर्जिन क्वीन की जो इमेज है, छवि है, उस छवि में अपने आप को ढालने का जतन किया, प्रयत्न किया। दिस कंट्रास्ट विद मिथ्स लाइक द फिशर किंग, अब इनकी ये जो छवि बनी है ये बड़ी कंट्रास्टिव है यदि हम तुलना करें फिशर किंग के साथ। वेयर फर्टिलिटी ब्रिंग्स लाइफ टू द लैंड, जहां पर फिशर किंग जो है, ठीक है, उसके लैंड, सॉरी, वेयर फर्टिलिटी ब्रिंग्स लाइफ टू द लैंड, जहां पर फर्टिलिटी जो है वो उसके लैंड को, उसके साम्राज्य को जीवंत कर देती है, वहीं पर इस महिला यानी एलिजाबेथ ने पॉलिटिकल रीजन से अपनी फर्टिलिटी को खत्म कर दिया एक तरह से, क्योंकि वो शादी नहीं कर रही तो फर्टिलिटी उसके किसी काम में नहीं आ रही है। लेकिन इसके उलट क्या होता है, ठीक है, ये इस पॉलिटिक्स में इतनी माहिर खेलती है कि इंग्लैंड को एक पावरफुल कंट्री के रूप तौर पे ये इस्टेब्लिश कर देती है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इसने क्या किया, इसने अपनी फर्टिलिटी को सैक्रिफाइस किया और उसकी वजह से इसका देश जो पनपा। दूसरी तरफ फिशर किंग है, ठीक है, जहां फर्टिलिटी की आवश्यकता है उसके देश की भूमि को, जिससे उसके देश की भूमि को नया जीवन मिलता है। यहाँ एक तरफ फर्टिलिटी को इसने रोक रखा है, ठीक है, यह दबा रखा है, खत्म कर रखा है। दूसरी तरफ फिशर किंग है जिसको फर्टिलिटी की आवश्यकता है। कंट्रास्टिंग हियर इवन पैशन इज सैक्रिफाइस्ड फॉर पॉलिटिक्स। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आज के जमाने में पैशन यानी इमोशन यानी लव जो है उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया गया, किसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने क्या नहीं करी, शादी नहीं करी, लीडिंग टू स्टेरिलिटी। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो तीन तरह के रिलेशनशिप जो है हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो मर्चेंट यूजेनाइट्स जो है वो प्रपोज करता है टायरेसिस को कि आ जाओ वैसा होमोसेक्स करने के लिए होटल में। दूसरा टाइपिस्ट गर्ल है, उसका एक एजेंट के साथ में अफेयर है, लेकिन उस अफेयर में कोई प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई लगाव अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की जो दैहिक जो आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स हैं, उनको ग्रेटिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। फिर तीसरा जो है कि पॉलिटिकल रीजन के लिए आपने अपनी फर्टिलिटी जो है, यानी यू कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड बट यू आर नॉट डूइंग सो, ठीक है, तो आप फर्टाइल हैं बट यू आर नॉट यूजिंग दैट फर्टिलिटी, इंस्टीड यू रिमेन इनफर्टाइल, यू रिमेन अनमैरिड फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस फॉर योर कंट्री, ठीक है। तो एक तरह से तो खैर आप इसको मान सकते कि आपने त्याग किया है, तो वर्जिन मैरी जो है उस तरह, वर्जिन क्वीन जो है, वर्जिन मैरी जो है, उनकी तरह से आप बन गए, है ना। तो आपने एक बड़ी छवि जो है प्राप्त कर ली, लेकिन जो आपका स्त्रीत्व है वो यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता है। खैर, तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। इस पूरे सेक्शन में टायरेसिस जो है उसकी भूमिका क्या है। टायरेसिस यहाँ एक विटनेस है, गवाह है, यानी वो ये सारा घटनाक्रम जो है देखता है, उसको विजुअलाइज करता है, विजन्स में देखता है, क्योंकि वो अंधा है इसलिए आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। तो टायरेसिस जो कि क्या है, अ ब्लाइंड प्रोफेट फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी का ब्लाइंड प्रोफेट है, बिकम्स द सेंट्रल फिगर। वो इस फायर सरमन में एक सेंट्रल फिगर है, वैसे तो पूरी पोएम में ही है। ही रिप्रेजेंट्स समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। उसको, टायरेसिस को यहां इस रूप में दिखाया गया है, समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, एक ऐसा पात्र, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सब कुछ महसूस किया है। उसने स्त्री होना क्या होता है वो भी महसूस किया है, पुरुष होना क्या होता है वो भी महसूस किया है, यानी जेंडर को उसने सरपास कर लिया, टाइम को भी उसने सरपास कर लिया, ठीक है, दुख सुख उसने सब कुछ देखा है, पतन उत्थान सब कुछ उसने देखा है। ही हैज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या उसने एक्सपीरियंस किया है, बोथ एज ए मैन एंड ए वुमन, एक पुरुष के तौर पे भी और एक स्त्री के तौर पे भी। बट नाउ
वॉचेस लाइफ विदाउट होप और एक्शन। लेकिन अब फायर सरमन में ये क्या करता है, जो घटनाक्रम चल रहा है इसको वॉचेस देखता है, लाइफ विदाउट होप और एक्शन, कि जिंदगी जो है यहाँ लोगों के जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, होप नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इनएक्शन अर्थात इनएक्टिविटी है, पैसिव पड़े हैं लोग, मुर्दे पड़े हैं, उनकी आत्माएं मरी पड़ी हैं। केवल छोटी छोटी जो निम्नतर जो दर्जे की जो ख्वाहिशें होती हैं, जिनको डिबेस्ट विशेस कहा जाता है, अर्दली पैशन कहा गया है बुद्धा सरमन में, केवल उनके पीछे लोग जो हैं भागते हैं, अर्थात भौतिकवाद के पीछे भागते हैं। ही सीज द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ का खालीपन देखता है, जैसे लाइक द टाइपिस्ट डल एनकाउंटर, जिस तरह से वो टाइपिस्ट लड़की जो है वो डलनेस लेकर के अपने प्रेमी से मिलती है, एंड फील्स हेल्पलेस, और टायरेसिस अपने आप को असहाय महसूस करता है। जस्ट लाइक द सिबिल इन द पोएम्स ओपनिंग लाइन्स, जिस तरह से पोएम की जो ओपनिंग लाइन्स थी, एपिग्राफ था, वहां पर सिबिल जो है अपने आप को असहाय महसूस करती है, मरने की कामना तक करती है, लेकिन मौत उसको नहीं मिलती है। ठीक वही हाल किसका है, टायरेसिस का है, वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। ठीक है, तो सिबिल क्या करती है, हु वांट्स टू डाई बट कैन नॉट, सिबिल एपिग्राफ में, ठीक है, जिसको याद नहीं है एक बार वापस पहले आप पार्ट में चले जाइएगा, वहाँ एपिग्राफ में आपको इसका जिक्र जो है मिल जाएगा, पूरी स्टोरी जो है वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। तो जिस तरह से सिबिल जो है पोएम के प्रारंभ में एपिग्राफ में मरने की कामना करती है, नहीं मर सकती, उसी तरह से टायरेसिस जो है हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, केवल वो विटनेस बन सकता है, इन सब चीजों को देख सकता है। हालांकि इस फायर सरमन में थोड़ा सा अ मोमेंट ऑफ पीस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। कब देखिएगा, एलियट ब्रीफली डिस्क्राइब्स ए क्वाइट सीन विद फिशरमैन्स बार, एलियट जो है एक छोटा सा सीन ब्रीफ, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है, जिसमें फिशरमैन्स बार हमें देखने को मिलता है, ए चर्च, चर्च का जिक्र होता है, एंड द रिवर टेम्स, और टेम्स नदी का जिक्र भी इसमें होता है। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का पीसफुल है, लेकिन ज्यादा नहीं। दिस ऑफर्स अ ग्लिम्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड पीस, तो ये दृश्य जो है हमें सिंप्लिसिटी और पीस इसके दर्शन करवाता है। बट इट डजंट लास्ट, लेकिन ये सीन ज्यादा लंबा नहीं चलता है। द टेम्स डॉटर्स सिंग अ नॉनसेंसिकल सॉन्ग, फिर हमें टेम्स डॉटर्स जो हैं, टेम्स नदी की बेटियां, 3 बेटियां इसमें बताई गई हैं, वो अपना एक नॉनसेंसिकल सॉन्ग जो है गाती हैं, शोविंग दैट, जो ये दर्शाता है दैट इवन नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी यानी टेम्स की बेटियां क्या हैं, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर्स ब्यूटी, तो ये हमें दर्शाता है कि इवन नेचर्स ब्यूटी हैज लॉस्ट इट्स डीपर मीनिंग, कि नेचर की ब्यूटी जो है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, वो भी अपना डीपर मीनिंग जो है, गूढ़ अर्थ जो है खो चुका है, अब वो निरर्थक और नॉनसेंसिकल बन चुका है। ठीक है, ये हमें इसमें पता चलता है। फिर ये जो सेक्शन इसका एंड होगा, तो हमें कुछ रिलीजियस रिफ्लेक्शंस यानी रिलीजियस थॉट्स जो हैं उनके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक, देखो, द सेक्शन एंड्स विद रेफरेंसेस टू 2 स्पिरिचुअल फिगर्स, 2 स्पिरिचुअल फिगर्स जो हैं उनके बारे में हमें यहां पर जानकारी मिलेगी। पहला है सेंट ऑगस्टाइन, इनकी जो बुक है कन्फेशंस, ठीक है, उसमें से कुछ हमें देखने को मिलेगा। सेंट ऑगस्टाइन हु सीक्स गॉड्स हेल्प टू एस्केप सिन, पहला तो सेंट ऑगस्टाइन जो भगवान की मदद चाहते हैं कि मैं पाप से कैसे बचूं, इस बात के लिए किसकी मदद चाहते हैं, ईश्वर की मदद चाहते हैं। ठीक है, तो सेंट ऑगस्टाइन का जो कन्फेशंस है वहां से हमें कुछ देखने को मिलेगा। और एक अंतिम तौर पे द बुद्धा हु स्पीक्स ऑफ बर्निंग डिजायर्स एज द सोर्स ऑफ सफरिंग, जो में हमें ये बताते हैं कि हमारी जो सफरिंग है, पीड़ाएं हैं, उनका सोर्स, उनका स्रोत क्या है,
वो कहते हैं जो बर्निंग डिजायर्स हैं, ठीक है, अर्थात फायर, अर्थात ह्यूमन डिजायर्स, वही मानवीय जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, वही हमारी पीड़ाओं का और दुखों का कारण है। ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। हाउ एवर नाइदर कैन, नाइदर जो शब्द आ रहा है ना, ये आ रहा है इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, सेंट अगस्टाइन और बुद्धा के लिए। हाउ एवर नाइदर कैन फुल्ली ट्रांसेंड और एस्केप द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दोनों चीजों से ही हम दुनिया का जो स्ट्रगल है, हमारा जो संघर्ष चल रहा है इस दुनिया में, हम उससे पार नहीं पा सकते। दिस शोज, इससे में ये पता चलता है दैट बोथ earthly pleasures and spiritual efforts seem futile in the modern age, कि आज के इस मॉडर्न एज में जो earthly pleasures हैं, अर्थात ये जो छोटी छोटी निम्न भावनाएं हैं सेक्स जैसी, एंड स्पिरिचुअल एफर्ट्स, और जो हमारे आध्यात्मिक जो प्रयत्न हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर निरर्थक हो जाते हैं आज की इस दुनिया में। फाइनल मैसेज हमें क्या मिलता है फायर सरमन से, ये आपके लिए जानना जरूरी है। द सेक्शन एंड्स विद द वर्ड बर्निंग, सेक्शन का एंड होता है बर्निंग शब्द के साथ में, सिंबलाइजिंग, जो इस चीज का प्रतीक है, एंडलेस सफरिंग एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कि हमारे जीवन में अनंत दुख हैं और अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, अर्थात ऐसी ख्वाहिशें जिनका कहीं कोई अंत नहीं है, ऐसी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई हैं। इट सजेस्ट दैट मॉडर्न लाइफ विद ऑल इट्स एम्प्टीनेस कैन नॉट फाइंड ट्रू रिन्यूअल और सैल्वेशन। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सेक्शन हमें ये कहना चाहता है कि मॉडर्न लाइफ जो है कैन नॉट फाइंड ट्रू रिन्यूअल और साल्वेशन, इस आधुनिक जीवन का सच्चा रिन्यूअल, सच्चा सैल्वेशन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल थोथा है, खाली है। इन सिंपल टर्म्स, बहुत सरल सी भाषा में कहें, दिस सेक्शन शोज, ये सेक्शन हमें दिखाता है क्या, ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, वेयर, जहां पर लव, प्रेम, नेचर, प्रकृति, एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता, हैव लॉस्ट दियर पावर, प्रेम ने, प्रकृति ने, स्पिरिचुअलिटी ने अपनी ताकत खो दी है, टू हील और ब्रिंग रिन्यूअल, कि ये प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जो कभी क्या कर दिया करते थे, हील कर दिया करते थे, रिन्यूअल ले आया करते थे जीवन में, ठीक है, वो इनकी जो एबिलिटी है वो अब खत्म हो चुकी है। यानी प्यार से, प्रकृति से, आध्यात्मिकता से भी इस मॉडर्न वेस्टलैंड के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। ये बात हमें इस फायर सरमन से पता चलती है। ठीक है, अब चलिए इसको शुरू करेंगे। देखिए, इतनी बातें आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि ये पोएम भी खैर ऐसी है, इसको अपनी सदी की सबसे टफेस्ट पोएम भी इसको कहा गया है। ठीक है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोएम भी इसको कहा गया है, इसलिए आगे पीछे का बहुत आपको पहले समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको पहले एक पूरी भूमिका बना करके फिर पोएम की जो पंक्तियां हैं वहां तक लेकर के जाऊं, क्योंकि केवल पैराफ्रेज है उसी से काम नहीं चलने वाला है। पैराफ्रेज के साथ में जो एल्यूशंस हैं वो भी आपको जानने पड़ेंगे, और इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो भी सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं सरलतम तरीके से आप तक ये बात जो है आपको पहुंचा पाऊं। खैर, अब इस सेक्शन में क्या होता है, टायरेसिस विजिट्स द बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। टायरेसिस जो है लंदन में जो टेम्स नदी है उसके किनारे पे पहुंचता है। ही फाइंड्स द सीन डेजर्टेड, और यहां आकर के दृश्य जो है बिल्कुल सुनसान उसे नजर आता है कि टेम्स नदी जो बिल्कुल एकदम से मस्त रहती है, उसके किनारे पे लोग मस्तियां करते हैं, आज सुनसान पड़ी है। द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ओवरहैंगिंग द रिवर हैव फॉलन डाउन ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ सीजन। ऋतु परिवर्तन की वजह से वो पेड़ जिनकी शाखाएं जो हैं, डालियां जो हैं, टहनियां जो हैं, नदी के ऊपर छा जाती थी, नदी के पानी के ऊपर तक चली जाती थी,
उन शाखाओं के पत्ते जो हैं ऋतु परिवर्तन की वजह से झड़ चुके हैं। द ड्राई लीव्स लाई स्कैटर्ड ऑल ओवर द रिवर बैंक, और ये जो सूखी पत्तियां हैं नदी के किनारे पे बिखरी पड़ी हैं। द विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस द डिजर्ट वेयर नथिंग ग्रोज, ये रेगिस्तान, क्योंकि अब इसको संज्ञा किसकी दी है? रेगिस्तान की। द विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस द डेजर्ट वेयर नथिंग ग्रोज, ये रेगिस्तान जहां पर कुछ नहीं उग रहा है वहां पर विंड, हवा बह रही है। द साउंड ऑफ द विंड इज ऑलमोस्ट अनहर्ड, और उस हवा की आवाज जो है लगभग अनहर्ड है। अनहर्ड का मतलब जो नहीं सुनाई दे, ठीक है। तो क्यों नहीं सुनाई दे रही हवा की आवाज? क्योंकि वहां पर लोग उपस्थित नहीं है, इसलिए उस हवा की आवाज को सुनने वाला भी वहां पर कोई नहीं है, इसलिए इसको अनहर्ड कहा गया है। द फेरीज, वो परियां हु यूज्ड टू फ्रिक्वेंट द बैंक हैव डिपार्टेड, वो परियां जो कभी इस नदी के किनारे पे आकर के मस्तियां किया करती थी वो जा चुकी हैं। देन टायरेसिस वेंट इन द फ्लैशबैक, फिर टायरेसिस अचानक से पास्ट में चला जाता है, फ्लैशबैक में चला जाता है, एंड स्टार्ट्स इमेजिनिंग अबाउट द पास्ट स्टेट ऑफ दिस रिवर एंड दिस सिटी, और फिर कल्पना करने लगता है कि कभी किसी जमाने में ये नदी और ये शहर किस तरह का हुआ करता था और आज क्या हालत है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। चलिए, ये तस्वीर थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ये तस्वीर आपके थोड़ी सी काम में आने वाली है। यहाँ पर नदी बह रही है, नदी के किनारे पे पेड़ हैं, और पेड़ों की शाखाएं जो हैं नदी तक ऊपर तक जाती हैं, और यहाँ पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं, और यहाँ आप जमीन पे देखें नदी के किनारे तो पत्ते बिखरे पड़े हैं। ठीक ऐसा ही दृश्य जो है पोएम के शुरू में आपको देखने को मिलता है। कब? जब पंक्ति कुछ इस तरह से शुरू होती है तब। क्या लिखा है? द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन। द रिवर्स, ये रिवर कौन सी है? टेम्स है। तो जो टेम्स नदी है, क्या इसका कोई टेंट होता है? टेंट तो आप जानते हैं, ठीक है। घर पे कोई भी फंक्शन होता है तो अपन क्या लगाते हैं? टेंट लगाते ही लगाते हैं। द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन। अब ये टेंट शब्द से क्या तात्पर्य है? टेंट का मतलब यही हो गया जो मैंने आपको पीछे इस सीन में दिखाया है। नदी है, इसके ऊपर ये पेड़ों की शाखाएं ओवरहैंगिंग है ना, पानी तक इसकी शाखाएं जा रही हैं, और इन पे जब खूब सारे पत्ते होते तो ये पत्तों का जो झुरमुट है, टहनी है, जहां पर आपस में गुथी हुई है, और ये जो दृश्य बनता ये एक टेंट की तरह से बनता, टेंट की तरह से छाया उपलब्ध करवाता, ठीक है। अब ये नदी का टेंट है जो टूट चुका है, अर्थात इसके पत्ते जो हैं झड़ चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, ये तात्पर्य है इन पंक्तियों का। द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ। यहां पर फिंगर्स जो शब्द है ना, ये भी किसके लिए आ रहा है? द लीव्स हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस आर लाइकन टू फिंगर्स। वो कुछ पत्तियां जो अभी भी टहनियों पे लगी पड़ी हैं, ये अंगुलियों की तरह से ऐसे एकदम पास पास में नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, दूरी दूरी पे हैं, है ना, तो इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ, अर्थात अब इन पेड़ों के ऊपर कुछ एक पत्तियां बची हुई हैं। क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक, और वहीं पर जो नदी का जो गीला किनारा है, ठीक है। अब ये चूंकि पोएम वेस्टलैंड जो है बिल्कुल पेसिमिस्टिक पोएम है, तो यहाँ पर नदी में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ में बात नहीं करेगा, बिल्कुल पेसिमिस्टिक व्यू के साथ में बात करेगा और कहेगा कि नदी का किनारा जो कीचड़ जैसा है वहाँ पर भी पत्ते जो हैं गीली जमीन पे पड़े हैं। द विंड, और हवा, क्रॉसेस द ब्राउन लैंड। अब पत्तियां जब मुरझा जाती हैं तो लगभग कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। चारों तरफ से ये अटी पड़ी हैं, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन कलर। तो ये लैंड कैसी होगी? ब्राउन। तो यहाँ पे जो हवा है, द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड, और हवा जो है इस नदी पर से बह रही है। ब्राउन लैंड, एक्चुअल में इसको कहना क्या चाहता है? ब्राउन लैंड यानी वेस्ट लैंड।
तो ये जो वेस्टलैंड है इस पर से हवा किस तरह से गुजर रही है? अनहर्ड. वाई इट इज अनहर्ड? बिकॉज देयर आर नो पीपल टू हियर द साउंड ऑफ द विंड. क्योंकि हवा की आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है. तो हम यूं भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का राग अलापा जा रहा है, लेकिन उस राग को सुनने वाला कोई नहीं है. एंड यू कैन से दैट नो वन वांट्स टू लिसन द राग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑन दिस वेस्टलैंड. है ना, इस वेस्टलैंड में कोई भी स्पिरिचुअलिटी की चाहत नहीं रखता है. क्लियर? तो अनहर्ड क्यों है? बिकॉज इट इज अ डेजर्ट प्लेस. ये सुनसान जगह है. Therefore no men and women are on the river bank. और इस वजह से इस नदी के किनारे पे ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, कोई नहीं है. Hence इसलिए the sound of blowing wind is not heard by anyone. इसलिए हवा के बहने की ध्वनि, आवाज, संगीत किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है. The nymphs are departed. The nymphs, ठीक है. वैसे निम्फ का मतलब क्या होता है? निम्फ के कई तरह के वैसे अर्थ हैं, लेकिन यहां जो उपयुक्त अर्थ है हम उसी की बात कर लेते हैं. द ओरिजिनल रेफरेंस इज टू द गॉडेसेस और निम्फ्स कनेक्टेड विद द टेम्स. जो टेम्स नदी है उसकी जो जल परियां हैं उनके लिए, या जो नदी की जो देवी होती है, वन की जो देवी होती है, उनके बारे में जिक्र यहां पे किया जा रहा है. स्पेंसर रेफर्स टू देम. स्पेंसर भी इनका जिक्र करता है इन हिज पोएम प्रोथैलेमियन, बट एलियट रेफर्स टू इन विविड कंट्रास्ट. लेकिन टी.एस. एलियट जो है अपनी इस पोएम में इनका जिक्र जो है अलग अंदाज में करते हैं. वो क्या कह रहे हैं? वो निम्फ शब्द का किस मीनिंग में प्रयोग कर रहे हैं वो देखिए. The women who picnic near the Thames in the 20th century, यानी मॉडर्न वर्ल्ड. इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो सुंदर लड़कियां जो क्या करती हैं, इस नदी के किनारे पिकनिक मनाने आती हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है. द निम्स यानी वो लड़कियां जो कभी यहाँ पर मस्तियां करती थी, वो जल परियां, वो अब यहाँ से जा चुकी हैं. द निम्स आर डिपार्टेड. ठीक है. फिर पंक्ति आती है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. कि स्वीट टेम्स नदी को, टेम्स नदी को क्या कह रहे हैं? स्वीट टेम्स कह रहे हैं. रन सॉफ्टली कि अरे ओ नदी थोड़ा धीमे धीमे बहो. टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं क्या नहीं कर लूं, मैं अपना गीत समाप्त नहीं कर लूं. ये आई कौन है? अपने नरेटर अर्थात टायरेसिस है. द रिवर बेयर्स नो एम्प्टी बॉटल्स. अब नदी पर क्या नहीं है? एम्प्टी बॉटल्स नहीं है, सैंडविच पेपर्स नहीं है, सिल्क हैंकरचीफ्स नहीं है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस नहीं है, सिगरेट एंड्स नहीं है, और अदर टेस्टिमनी. टेस्टिमनी का अर्थ होता है प्रमाण. ऑफ समर नाइट्स, गर्मियों की रात्रियों में नदी के किनारे लोग आते हैं, मस्ती करते हैं, याशी करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं. वो सारे नामो निशान यहाँ से मिट चुके हैं. फिर से पंक्ति रिपीट होती है, द निम्स आर डिपार्टेड. कि वो लड़कियां, वो जल परियां, वो सुंदर लड़कियां गई. एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके मित्र, द लॉ ईटिंग हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स. द लॉ ईटिंग हेयर्स, एयर्स नॉट हेयर्स, ठीक है, इसको यो पढ़ेंगे एयर. ठीक है, एयर ऑफ सिटी डायरेक्टर्स. सिटी डायरेक्टर्स का मतलब शहर के वो लोग जो शहर को चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले, रसूख वाले जो लोग हैं, उनकी जो लॉइटरिंग यानी आवारा, एयर्स यानी उनके उत्तराधिकारी अर्थात उनकी औलादें जो यहाँ पर इन लड़कियों के साथ मस्ती करते थे, अपने दोस्तों के साथ आते थे, वो सब अब जा चुके हैं. ये यहाँ पर बता रहे हैं. एक बार फिर से पीछे की तरफ वापस लौटते हैं, पूरा घटनाक्रम जो इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर जो फ्रेज आई है स्वीट टेम्स,
is an allusion to Edmund Spencer's poem Bartholomew. ठीक है, एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है प्रोथलैमियन, काफी चर्चित रही है, काफी फेमस रही है। ये किस तरह की पोएम है? ये एक्चुअल में एक शादी का गीत है, ए वेडिंग सॉन्ग है, रिटन इन 1596, 1596 में लिखा था उन्होंने। इन द पोएम, अपनी उस पोएम में स्पेंसर सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ द रिवर टेम्स। ठीक है, जो टेम्स नदी है उसके सौंदर्य का वर्णन जो है वो अपनी इस पोएम में करते हैं। किस रूप में? एज ए सीरीन एंड प्योर सेटिंग फॉर द मैरिज ऑफ नोबल मेडन्स, जो उच्च कुलीन जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए उपयुक्त जगह है, इस तौर पे करते हैं जहां पर परियों की, राजकुमारियों की शादी हो। इस तरह का ये माकूल माहौल रखती है ये नदी, इस तरह से वो बताते हैं उस पोएम में। द रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब किसी पंक्ति का बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो ये पंक्ति यहां पर रिपीट होगी, इसलिए इसको रिफ्रेन कह के संबोधित किया है। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये जो पंक्ति आई है, इनवॉक्स, इनवॉक शब्द का अर्थ होता है आह्वान करना। क्या अर्थ होता है? आह्वान करना। द रिवर, तो ये जो पंक्ति है एक तरह से आह्वान कर रही है, यानी यूं कह सकते हैं टायरेसिस जो क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है नदी का कि स्वीट टेम्स, की है प्यारी टेम्स नदी, रन सॉफ्टली, जरा धीरे धीरे बहो, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं अपनी कविता, अपना गीत नहीं गालूं तब तक धीरे धीरे बहो। ये से आह्वान करता है उसका, इन्वोकेशन। इन्वोक्स द रिवर एज ए टाइमलेस विटनेस टू द जॉय एंड हार्मनी ऑफ द अकेशन। तो यहां पर ये पंक्ति जो है इस रिवर को एक टाइमलेस विटनेस बताती है कि तुम तो सदियों सदियों से गवा रही हो। टू द जॉय एंड हार्मनी ऑफ द अकेशन, शादी जैसे पवित्र जो रस्में हैं वो भी तुम्हारे किनारे पर संपन्न हुई हैं और तुम तो इस तरह की खुशियों के माहौल की गवाह रही हो। लेकिन इन द वेस्टलैंड, इस वेस्टलैंड पोएम में एलियट यूजेस दिस अल्यूजन आयरॉनिकली। एलियट जो है इस अल्यूजन का प्रयोग आयरॉनिकली करता है। वाइल स्पेंसर्स टेम्स सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड रिन्यूअल, स्पेंसर ने जिस टेम्स नदी का जिक्र किया है वो प्योरिटी और रिन्यूअल के लिए किया है। ठीक है, प्योरिटी शुद्धता, रिन्यूअल पुनरुत्थान, इसके लिए किया है। एलियट्स डेपिक्शन, और एलियट ने जो चित्रण किया है कंट्रास्ट शार्पली, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। शोविंग, वो इस नदी को दिखाता है प्योरिटी और रिन्यूअल के रूप में नहीं, ए पॉल्यूटेड, प्रदूषित, लाइफलेस, बेजान रिवर, वो इस नदी को पॉल्यूटेड और लाइफलेस रिवर के तौर पे दर्शाता है। दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल एंड मोरल डिके ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो आज के इस मॉडर्न सोसाइटी के नैतिक पतन, आध्यात्मिक पतन को भी दर्शाता है। ये अंतर है दोनों पंक्तियों में। कहाँ तो ये जो पंक्ति है स्पेंसर ने किसी और अर्थ में प्रयुक्त करी है, उनके लिए टेम्स नदी जो है वो प्योर है, वो सैल्वेशन आपको दे सकती है, रिन्यूअल आपका कर सकती है, रिडेम्पशन आपका कर सकती है। लेकिन ये आज की जो टी.एस. इलियट के ज़माने की जो टेम्स है वो प्रदूषित है और वो सिर्फ आज के ज़माने के जो लोग हैं उनके नैतिक पतन को ही दर्शाती है। ठीक है, फिर द रिवर बेयर्स नो एम्प्टी बोटल्स, सैंडविच पेपर्स, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends and other testimony of summer nights। इन पंक्तियों के बारे में यहां पर देखेंगे। The poet intends to convey the idea, पोएट का इरादा क्या है, वो ये आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता है that on summer evenings, कि पहले समर इवनिंग्स को the river bank is thronged, thronged का मतलब भीड़ होना, with people of different trades, कि कभी किसी जमाने में समर इवनिंग में यहाँ रात को मजमा लगता था, अलग अलग तरह के लोग यहाँ आते थे, डिफरेंट टेस्ट के लोग आते थे, डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लोग यहाँ आते थे। दे लीव ऑन द रिवर बैंक वेरियस
प्रूफ्स यानी प्रमाण ऑफ देयर मीटिंग्स, और नदी पर कई तरह के सबूत, कई तरह के प्रमाण छोड़ करके जाते थे अपनी यहां मौज मस्तियों के, अपनी मुलाकातों के। सच एज जैसे कि एम्प्टी बॉटल्स ऑफ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स की खाली बोतलें, हैंकरचीफ रेशमी रुमाल, ठीक है, जो कि लस्ट, लव, इनको सेक्स इनको शो करता है। सैंडविच पेपर्स, रात को यहीं खाना खाते थे तो सैंडविच खाने के बाद सैंडविच पेपर जो वहीं पड़े रहते थे, एटसेट्रा। दिस इज अ सडन शिफ्ट टू द 20th सेंचुरी बाय कंट्रास्ट। और फिर अचानक से पोइट जो है इसको 20th सेंचुरी के साथ में इसको कंट्रास्ट करता है। इन स्पेंसर, स्पेंसर के जमाने में या स्पेंसर की इस पोएम प्रेथलेमियन में, द रिवर हैज बीन शोन एज स्ट्रीवन। स्ट्रीवन का मतलब क्या होता है? कवर्ड विद अनटाइडली स्कैटर्ड थिंग्स विद फ्लावर्स। कि स्पेंसर के टाइम पे ये जो पोएम में प्रेथलेमियन में, वहां पर रिवर टेम्स को फूलों से आच्छादित बताया गया, इधर उधर वहां फूल बिखरे पड़े हैं, अर्थात खुशियों के प्रमाण बिखरे पड़े हैं, ठीक है। फिर द लॉ ईटिंग एयर्स ऑफ डायरेक्टर्स, सिटी डायरेक्टर्स, इसका मतलब द ड्वेंडलिंग यानी आवारा सक्सेसर्स यानी वारिस ऑफ ग्रेट बिजनेस मैग्नेट्स ऑफ लंदन। लंदन के बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनकी आवारा औलादें जो यहाँ पर आती थी, मस्तियाँ करती थी, और आज उनका कोई निशान नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। डिपार्टेड, वो लोग अब जा चुके हैं यहाँ से, हैव लेफ्ट नो एड्रेसेस, और उनका कोई अता पता भी नहीं है। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन आई सैट डाउन एंड वेप्ट। फिर टायरेसिस कहता है कि मैं तो यहां बैठा बैठा वाटर्स ऑफ लेमन, इसके किनारे बैठा बैठा रो रहा हूं, विचार कर रहा हूं, देख रहा हूं कि क्या भगवान तेरी इस दुनिया का क्या हो गया है, मैं उसको देख रहा हूं, रो रहा हूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। फिलहाल बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वाटर्स ऑफ लेमन मीन्स द रिवर बैंक फ्रिक्वेंटेड बाय वीमेन ऑफ लस्टी नेचर, कि नदी का किनारा जिस पर लस्टी नेचर की महिलाएं आती थी, ठीक है, उसकी बात है, उस नदी के किनारे की बात है। एक अर्थ तो इसका ये निकलता है। दूसरा, वाटर्स ऑफ लेमन जो है उसके और भी अर्थ निकलेंगे जो अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल टायरेसिस क्या कर रहा है? टायरेसिस नाउ रिमेंबर्स हाउ ही यूज्ड टू सिट ऑन द बैंक। टायरेसिस याद कर रहा है कि कैसे मैं नदी के किनारे बैठा करता था। फ्रिक्वेंटेड बाय लस्टी लवर्स, जहां पर ये वासना से भरे हुए, कामुकता से भरे हुए प्रेमी प्रेमिका जो है अक्सर आया करते थे। एंड वेप्ट, मैं वहां बैठ के रोया करता था। एंड वेप्ट देयर ओवर द सेक्सुअलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए केवल सेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन चुका है। सेक्स में जो इमोशंस होती है, लव होती है, कनेक्टिविटी होती है, अटैचमेंट होता है रिलेशनशिप में, वो नहीं है। इस बात पर मैं रोया करता था, ठीक है। अब वाटर्स ऑफ लेमन के फिर से हम बात करेंगे इसके बारे में। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, यहां पर टी.एस. एलियट रेफर्स टू सैम यानी भजन 137 फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में 137 का जो सैम है, ठीक है, सैम का मतलब रिलीजियस सॉन्ग, उसका जिक्र जो है यहां पर टी.एस. एलियट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। उस सैम के अंदर वेयर द इजराइलिस्ट, किसकी बात चल रही है? इजराइलिस्ट यानी इजराइल के लोगों की बात चल रही है। उसमें इजराइल के जो लोग हैं हु आर एग्जाइल्ड इन बेबीलोन, बेबीलोन नामक जो देश है वहां इनको निर्वासित कर दिया गया है। किनको? इजराइलिस्ट को। सिट बाय द रिवर्स, वो लोग नदी के किनारे बैठे हैं। एंड क्राई, और रो रहे हैं। जिस तरह से ये आई सैट डाउन एंड वेप्ट, जिस तरह से टायरेसिस नदी के किनारे बैठा है और इन लोगों के पतन पर रो रहा है, कभी किसी जमाने में इज़राइल के लोग जिनको बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया था,
वो नदी किनारे बैठ गए, रो रहे थे, एज दे रिमेंबर देयर लॉस्ट सिटी यरूशलेम, अपने शहर यरूशलेम जिसको उन्होंने खो दिया था, उनके हाथों से निकल चुका था, उसको याद करके वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। दिस साम एक्सप्रेसेस देयर डीप सैडनेस, ये जो रिलीजियस सॉन्ग है ये उनकी डीप सैडनेस, गहरे दुख को व्यक्त करता है, एंड लॉन्गिंग, उनकी ख्वाहिश को, टू रिटर्न टू देयर होमलैंड, कि हमारा होमलैंड, हमारा गृह नगर यरूशलेम, हम कभी वापस वहां पे लौटेंगे, इस ख्वाहिश को उनका वो गीत व्यक्त करता है। एंड टू बी एबल टू वर्शिप इन देयर सैक्रेड प्लेस, और वहां पर जहां पर हमारी पवित्र जगह है यरूशलेम में, हम फिर से वहां पूजा कर पाएंगे, प्रेयर कर पाएंगे, इस बात को व्यक्त किया गया है इस रिलीजियस सॉन्ग में जिसका जिक्र बाइबल में है। इट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ पीपल फीलिंग लॉस्ट एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल होम। ये गीत जो है जिसका जिक्र टी.एस. एलियट करना चाह रहा है, ठीक है, ये गीत अपने आप में क्या है, इट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ पीपल, ये एक पावरफुल इमेज है किसकी, ऑफ पीपल, उन लोगों की, फीलिंग लॉस्ट, जो फीलिंग लॉस्ट फील कर रहे हैं, जिनको किसी चीज, बड़ी महान चीज उन्होंने खो दी हो, ये एहसास हो रहा है उन लोगों को, एंड डिसकनेक्टेड, और हम जुदा हो चुके हैं फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल होम, हमारा जो आध्यात्मिक घर है यरूशलेम, हम उससे अलग हो चुके हैं। ये एहसास उनके लिए कचोटने वाला है, काटने वाला है, उनको परेशान करने वाला है, रुलाने वाला है। ये पावरफुल इमेज इस गीत में प्रस्तुत करी गई है। एलियट यूजेस दिस आइडिया ऑफ लॉन्गिंग, यहां पर एलियट जो है कि इस आइडिया को प्रस्तुत करता है कि हम फिर से हमारे होमलैंड को प्राप्त करना चाहते हैं, बट देन ही चेंजेस द मीनिंग, लेकिन यहां एलियट चतुराई से मीनिंग को बदल देता है, ठीक है। वो कहता है कि मॉडर्न वेस्टलैंड के लोग जो हैं, जिस तरह से इजरायली लोग यरूशलेम को वापस हासिल करना चाहते हैं ना, ठीक है, वैसा इन मॉडर्न वेस्टलैंड के लोगों में वैसी बलवती इच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है स्पिरिचुअलिटी को हासिल करने की, वापस हासिल करने की, कि हम लोगों का ग्लोरियस पास्ट रहा है, उस ग्लोरियस पास्ट को वापस हासिल करें। नहीं, आज के जो मॉडर्न वेस्टलैंडर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। ही टॉक्स अबाउट द वाटर ऑफ लेमन, यहां पर ये वाटर ऑफ लेमन की बात कर रहा है ना, विच कैन मीन टू थिंग्स। ये वाटर ऑफ लेमन के यहां दो अर्थ निकलते हैं। पहला, लेमन इज एन ओल्ड नेम फॉर लेक जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो शहर है जेनेवा, ठीक है, लेक जेनेवा नाम से जगह है, एक लेक है, ठीक है, छोटी रिवर है, उसका नाम है वाटर ऑफ लेमन। एक तो इसका अर्थ ये निकलता है। दूसरा, लेमन ऑल्सो मीन्स मिस्ट्रेस और प्रोस्टिट्यूट। दूसरा, इसका लेमन जो शब्द है उसका अर्थ क्या निकलता है, प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूट, ये इसका मतलब निकलता है। विच रिप्रेजेंट्स लस्ट और सिंफुल डिजायर्स, जो प्रतिनिधित्व करती हैं किसका, लस्ट यानी वासना का, काम वासना का, एंड सिंफुल डिजायर्स, पापी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दो अर्थ यहां पे निकलते हैं, ठीक है। तो बाय द वाटर्स ऑफ लेमन आई सैट डाउन एंड वेप्ट, तो कहना क्या चाह रहा है, अब आगे स्पष्ट होगा, देखिएगा। एलियट यूजेस दिस, यानी वाटर्स ऑफ लेमन को एलियट ने यूज किया है, किस लिए, टू शो, ये दिखाने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रेड लॉन्गिंग ऑफ द इजराइलिस्ट, कि एक तरफ तो इजराइल के लोग हैं जिनकी पवित्र इच्छा है फॉर देयर स्पिरिचुअल होम यरूशलेम, अपने आध्यात्मिक घर यरूशलेम को वापस प्राप्त करने की, एंड द करप्टेड लस्टफुल डिजायर्स ऑफ मॉडर्न पीपल, जबकि दूसरी तरफ ये वेस्टलैंड के लोग हैं जिनकी डिजायर्स जो हैं वो करप्टेड हैं और लस्टफुल हैं, कि एक तरफ इच्छा तो वो लोग भी रख रहे हैं, इजरायलिस्ट भी रख रहे हैं, दूसरी तरफ ये मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, इनकी भी ख्वाहिश है। इजरायलिस्ट, उनकी इच्छा है अपने स्पिरिचुअल लैंड को वापस हासिल करने की, वहां जाकर के ईश्वर की आराधना करने की,
दूसरी तरफ ये वेस्टलैंडर्स हैं, इन वेस्टलैंडर्स को स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, इनकी इच्छाएं जो हैं लस्टफुल हैं और करेक्टेड हैं। द इजराइलिस्ट वीप फॉर समथिंग प्योर एंड होली, ये इजरायली लोग जो हैं किसी पवित्र और अच्छी चीज के लिए, शुद्ध चीज के लिए रो रहे हैं। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन ये आधुनिक जगत के लोग, पीपल आर कंज्यूम्ड बाय लस्ट एंड सेल्फिश क्रेविंग्स, जबकि ये आधुनिक जमाने के लोग जो है लस्ट, काम वासना, सेल्फिश क्रेविंग्स, स्वार्थी इच्छाएं, ठीक है, इनके लिए रो रहे हैं, इंस्टीड ऑफ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। यानी इनकी आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग नहीं है, ये तो सिर्फ लस्ट के पीछे पड़े हैं। सो इसलिए एलियट इज यूजिंग दिस रेफरेंस टू शो दैट मॉडर्न सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो एलियट जो है, ये जो इमेज है वाटर्स ऑफ लेमन, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? टू शो दैट मॉडर्न सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स स्पिरिचुअल वैल्यूज, कि मॉडर्न सोसाइटी ने अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू को खो दिया है एंड इज मोर फोकस्ड ऑन फिजिकल एंड मटेरियल डिजायर्स, और अब उनका फोकस जो है केवल फिजिकल डिजायर्स और मटेरियल डिजायर्स पर ही केंद्रित है, कहीं और नहीं है। ही इज हाईलाइटिंग द एम्प्टीनेस एंड डिके ऑफ मॉडर्न लाइफ। फिर आगे टी.एस. एलियट इस इमेज के माध्यम से, वाटर्स ऑफ लेमन, इस इमेज के माध्यम से, ठीक है, ये जो आधुनिक जो लाइफ है उसकी एम्प्टीनेस यानी थोथापन एंड डिके और उसके पतन को दर्शाता है। कंपेयर्ड टू द डीप मीनिंगफुल कनेक्शन द इजरायलिस्ट हैड टू देयर फेथ एंड होमलैंड, जबकि दूसरी तरफ इजरायलिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ में अपने होमलैंड को वापस चाहते हैं। तो उनके साथ में कंट्रास्ट करते हुए ये वाटर्स ऑफ लेमन इमेज को यहाँ पे काम में लेता है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। शाब्दिक अर्थ के तौर पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि टायरेसिस जो है, जिसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है उसमें, कि अभी एक पल को वो टेम्स नदी के किनारे बैठा है, तो फिर दूसरे पल ही वो वाटर्स ऑफ लेमन अर्थात जेनेवा स्विट्जरलैंड वहाँ पहुँच गया है और इस आधुनिक जमाने के पतन को देख करके विलाप कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। एक इमेज आप ये प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी आप ये कह सकते हैं कि वाटर्स ऑफ लेमन, इसका मतलब क्या है? वाटर से मतलब क्या हो गया? टेम्स नदी। ऑफ लेमन, लेमन का मतलब क्या हो गया? लस्ट से, ठीक है, लस्टफुल विशेष से भी इसका अर्थ हो गया कि आधुनिक जमाने की ये जो टेम्स नदी है, इसके किनारे का जो नगर है, ठीक है, यह आधुनिक जमाना है पूरा। नगर से मतलब केवल टेम्स नदी की बात नहीं, पूरे धरती की बात कर रहा है, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की बात वो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ख्वाहिश सिर्फ लस्टफुल है, फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक है। केवल उसको देख करके उसको क्या आता है? दुख आता है, और इस वजह से वहीं इस नदी के किनारे बैठ करके रोता है। दूसरा अर्थ इसका ये भी यहाँ पर लिया जा सकता है। क्लियर? तो इसको भूलना नहीं है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। फिर से वो निवेदन करता है कि स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि हे प्यारी नदी, टेम्स नदी, मैं जब तक अपना गीत खत्म नहीं कर लूं तब तक तुम थोड़ा धीरे धीरे बह लो, तेज मत बहना प्लीज। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली, फिर से रिपीट करता है, रेफरेन है, ठीक है। फिर कहता है फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब यहां अर्थ है बिकॉज से। आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, कि तुम थोड़ा धीरे धीरे बहना, क्योंकि आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, ना तो मैं मेरा गीत जोर से गाऊंगा और ना ही कोई बहुत लंबा गाऊंगा, बस थोड़ा छोटा सा गीत है, गा लेता हूं, इतने में तुम धीरे धीरे बहती रहो। तो टायरेसिस अगेन रिमेंबर्स द लाइन ऑफ स्पेंसर, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये पंक्ति वहीं से ली गई, प्रोथैलेमियन से, ठीक है। इस पंक्ति को फिर से वहां से लेकर के आता है। ही अर्जेस द रिवर टू रन सॉफ्टली बिकॉज ही इज कमेंटिंग अपॉन द सेक्सुअलिटी ऑफ
मैन सॉफ्टली। ठीक है, तो टिल आई एंड माई सॉन्ग और आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, इसका मतलब क्या है? वो नदी से निवेदन करता है धीरे धीरे बह लो। मैं क्या कर रहा हूं? कमेंटिंग अपॉन द सेक्सुअलिटी ऑफ मैन सॉफ्टली, कि मैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आज के इस आधुनिक जमाने के जो लोग हैं उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ चर्चाएं कर रहा हूं, कुछ कमेंट्री कर रहा हूं, तब तक तुम थोड़ा धीरे धीरे बह लो। ये बात ये यहां पे कहता है। फिर अगली पंक्ति आती है, बट एट माई बैक इन ए कॉल्ड ब्लास्ट आई हियर द रैटल ऑफ द बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो यहां पे टायरेसिस हियर द नॉइज ऑफ लंडन पीपल, जो लंदन के जो पीपल हैं, लोग हैं, मॉडर्न वर्ल्ड वेस्टलैंडर्स जो हैं, उनका शोरगुल उसे सुनाई पड़ता है। ठीक है, रैटलिंग अबाउट लाइक ड्राई बोन्स, जैसे सूखी हड्डियों का ढांचा होता है और वो हड्डी आपस में कड़कड़ाती है, उनकी आवाज आती है, ठीक वैसी ध्वनियां ये सुनता है। ठीक है, जो कि प्रतीक है कि इसका स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी का, आध्यात्मिक बंजरपन का प्रतीक है। अब वापस आते हैं इन पंक्तियों पे, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। बट एट माई बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर। तो बट एट माई बैक जो है, ये पंक्ति फिर से अल्यूशन है, ये पंक्ति रेमिनिसेंस है किसका? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि एंड्रू मार्वल ने लिखी थी। मेटाफिजिकल पोएट्री में काउंट होते हैं आपके पोएट, है ना। तो बट एट माई बैक, तो देयर इज एन इको ऑफ एंड्रू मार्वल्स लाइन्स फ्रॉम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपनी शर्मीली प्रेमिका, इस नाम से कि इनकी पोएम थी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जहां पर अपनी प्रेमिका को ये मनाते हैं प्यार करने के लिए। तो उस पोएम की कुछ इको, कुछ गूंज जो है हमें यहां पर सुनाई पड़ती है। एक्चुअल में पंक्तियां क्या थी, पहले इन पंक्तियों को देख लेते हैं, फिर वापस यहां पर लौटेंगे। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, एंड्रू मार्वल अपनी प्रेमिका से कहते हैं, यदि मेरे पास समय होता तो मैं 100 सालों तक तुम्हारे गालों की प्रशंसा करता, 100 सालों तक तुम्हारे वक्ष स्थल की प्रशंसा करता, 100 सालों तक तुम्हारे बालों की प्रशंसा करता, शरीर के हर एक अंग के लिए 100 साल 200 साल इतने इतने साल प्रशंसा करता, यदि मेरे पास समय होता। फिर वो आगे क्या कहते हैं, बट एट माई बैक, लेकिन मुझे पीछे से आई ऑलवेज हियर, आवाज सुनाई पड़ती है किसकी? टाइम्स विंग्ड चैरियट ड्रॉइंग नियर, कि समय अपना रथ लेकर के ड्रॉइंग नियर, बहुत जल्दी से नजदीक आ रहा है। अर्थात जिंदगी बहुत छोटी है, वक्त इतना नहीं है कि मैं इतने इतने सालों तक तुम्हारी प्रशंसा करता रहूं, तुम्हें प्रपोज करता रहूं। ठीक है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्योंकि समय का रथ जो है हवा में उड़ता है, चलता नहीं है पांव पे। इसलिए तुम्हें मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो लव मेकिंग है हमें करनी चाहिए। वी शुड लव ईच अदर। वो इस तरह का सब भाव जो है इस पोएम में देखने को मिलता है। अब चलिए यहां पे वापस आइए। एलियट पुट्स दिस आइडिया इन मोर ग्रिम लैंग्वेज, कुछ ज्यादा ही ग्रिम लैंग्वेज में एलियट अपने विचार को यहां इन पंक्तियों के माध्यम से रखता है। ठीक है, बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, कोल्ड ब्लास्ट वैसे ये विंटर के लिए प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर द रैटल ऑफ द बोन्स, वहां पर समय का रथ, उसकी आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। यहां पर कहता मुझे समय के रथ की नहीं, मुझे तो रैटल ऑफ द बोन्स, उनकी आवाजें सुनाई पड़ रही है। एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, द रैटल ऑफ द बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब है द रैटलिंग नॉइज ऑफ द बोन्स, हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज कब आती है भाई? बुढ़ापे में आती है, और बुढ़ापे के बाद क्या आता है? मृत्यु आती है ना। चकल ऑफ डेथ रिमाइंड ऑफ द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहां पर यह कहना चाहता है, जिस तरह से एंड्रू मार्वल को समय का रथ जो है हवा में पीछे
पीठ पीछे उड़ते हुए आने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, वैसे ही मुझे यहाँ अब ये भी एहसास हो रहा है, द रैटल ऑफ द बोन्स यानी मॉर्टैलिटी, मृत्यु, एंड चक्कल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, जैसे मृत्यु जो है इन आधुनिक युग के वेस्टलैंडर्स को देख करके वो इस तरह से मुंह ढक करके ऐसे ऐसे हंस रही है। चक्कल, चक्कल का मतलब क्या होता है? ऐसे थोड़ा छिपा करके हंसी हंसना, किसी को देख करके कि यार ये देख क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ना, उस पर अपने को हंसी आती है, उस तरह की हंसी मृत्यु जो है तुम लोगों को देख करके हंस रही है। मृत्यु ने अच्छे अच्छों को क्या कर दिया है? ठीक कर दिया है। राजा को, रंक को, सबको ठीक कर दिया है। बड़े बड़े साम्राज्य के जो मालिक हुआ करते थे उनको भी ठीक कर दिया है। अर्थात मृत्यु तुम सबको आगे उसमें ले लेगी, है ना। फिर आगे देखें, इन दीज लाइन्स, वापिस उन्हीं पंक्तियों को ले रहा हूं, थोड़ा विस्तार से लेंगे, है ना। इन दीज लाइन्स एलियट टॉक्स अबाउट द कांस्टेंट, लगातार, हॉन्टिंग, डरावनी प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ डेथ एंड डिके। यहां पर एलियट बात कर रहा है कि द कांस्टेंट हॉन्टिंग प्रेजेंस ऑफ डेथ एंड डिके, कि कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, नौजवान क्यों ना हो, डेथ एंड डिके, मृत्यु और पतन जो है वो लगातार उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए कहता है बट एट माई बैक, कि मुझे भी पीठ पीछे सुनाई पड़ रही है आवाज, किसकी? मृत्यु की, हंसी की। बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, तो इसका मतलब क्या निकला? द स्पीकर फील्स अ कोल्ड विंड बिहाइंड देम। स्पीकर जो है इन मॉडर्न वेस्टलैंडर्स के पीछे एक ठंडी हवा महसूस करता है। ठंडी हवा का मतलब पॉजिटिविटी से नहीं, नेगेटिविटी से है, डेथ से है। विच रिप्रेजेंट्स एन ईयर, यानी डरावनी, चिलिंग, पसीने छुड़ा देने वाली, रिमाइंडर ऑफ डेथ अप्रोचिंग, जो इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है वेस्टलैंडर्स। ये बात यहां पर टी.एस. एलियट इस पंक्ति के माध्यम से कहता है। फिर द रैटल ऑफ द बोन्स, ये देखो, द साउंड ऑफ बोन्स रैटलिंग सजेस्ट, हड्डियों की जो आवाजें हैं वो किस चीज को सजेस्ट कर रही हैं? द प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन्स एंड रिमाइंड्स अस ऑफ आवर मॉर्टैलिटी, कि तुम और कुछ नहीं, इंसान तुम कुछ और नहीं, हड्डियों का एक स्केलेटन अर्थात ढांचा हो, ठीक है। और ये बात हमें रिमाइंड करवाती है, याद दिलाती है, अस यानी हमें, ऑफ आवर मॉर्टैलिटी, कि दैट वी आर मॉर्टल्स, तुम क्या हो? नश्वर हो, एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है। दैट वन डे वी टू विल डाई, कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी। ये बात इस पंक्ति के माध्यम से एलियट जो है टायरेसिस के मुंह से कहलवा रहा है, किनको? वेस्टलैंडर्स को। एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना। तो ये देखो, द चकल इज लाइक ए क्रीपी लॉफ फ्रॉम डेथ इटसेल्फ, कि मौत जो है ऐसे मुंह छुपा के हंस रही है कि इनको देख करके। एज इफ डेथ इज मॉकिंग ह्यूमंस, मानो कि डेथ जो है मजाक उड़ा रही है, किसका? ह्यूमंस का। फॉर ट्राइंग टू इग्नोर और एस्केप इट, किस लिए? कि लोग जो हैं मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो मृत्यु जैसे उनको देख करके हंस रही हो, कितना बचोगे, हैं? कभी तो आओगे चंगुल में। अब व्हाट एलियट वांट्स टू से, अब इन पंक्तियों के माध्यम से एलियट क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सरल शब्दों में समझ लो। एलियट इज पॉइंटिंग आउट दैट डेथ इज ऑलवेज नियर। एलियट कहना चाहता है कि मृत्यु हमेशा निकट ही होती है, इवन इफ वी डोंट थिंक अबाउट इट, भले ही तुम मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन मृत्यु हमेशा सदैव आसपास रहती है, ठीक है। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली जो है वो गायब नहीं हो जाएगी, ठीक है, वो वाली बात कहना चाहता है। द कोल्ड विंड, द साउंड ऑफ बोन्स एंड द मॉकिंग लॉफ, कोल्ड विंड ठंडी हवा, साउंड ऑफ बोन्स एंड रैटल ऑफ बोन्स एंड मॉकिंग लॉफ यानी चकल, है ना। शो, ये सारी चीजें क्या कर रही है? शो दिखा रही हैं हाउ लाइफ इज फ्रेजाइल, कि जिंदगी कैसी क्षण भंगुर है, एंड डेथ इज इनएविटेबल, और मृत्यु अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता।
These lines reminds us of the darker truths about life. ये पंक्तियां जीवन का एक जो कठोर सत्य है कि मृत्यु अटल है, उसको हमें याद दिलाती है. And the passage of time which are central themes in the Westland. और साथ ही साथ में ये समय जो एक दिन बीत जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, ये सारी चीजें इस पोएम की सेंट्रल थीम से जुड़ी हुई हैं. इनके बारे में टी.एस. एलियट हमें यहाँ इन पंक्तियों में बताता है. A rat crept softly through the vegetation. फिर टायरेसिस कल्पना करता है कि मैं नदी के किनारे बैठा हुआ हूँ और फिशिंग कर रहा हूँ. ठीक है, तभी क्या होता है, A rat, शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, फिर जो भावात्मक अर्थ है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे. A rat, एक चूहा. सपोज कीजिए टायरेसिस बैठा है, मछली पकड़ रहा है, फिशिंग कर रहा है. ठीक है, तभी एक चूहा जो है क्रेप्ट, रेंगता हुआ आता है, सॉफ्टली, बहुत धीरे से, थ्रू द वेजिटेशंस, आसपास में कुछ वेजिटेशंस उगी हैं उनमें से निकल करके आता है. ड्रैगिंग, एक तो देखिए प्रॉपरली चल करके आना होता है, दूसरा घसीटना. ड्रैगिंग क्या अर्थ क्या होता है, घसीटना. इट्स स्लाइमी, स्लाइमी मतलब चिकनी चिकनी, कीचड़ से भरी हुई. बेली यानी पेट. ऑन द बैंक, बैंक यानी किनारा. चूहा जो है वो कुछ वेजिटेशंस, प्लांट्स वहाँ लगे हुए हैं, उनमें से निकल कर आता है, कीचड़ में सना हुआ है और अपने शरीर को घसीटते हुए से आ रहा है. ठीक है, और नदी के किनारे की तरफ जा रहा है. मीनिंगफुल. चूहा, मॉडर्न वेस्टलैंडर्स भी ले सकते हो. अपना जीवन जी नहीं रहा, अपने जीवन को घसीट रहा है. ठीक है, अपने शरीर को घसीट रहा है वो. फिर नदी के किनारे की तरफ जा रहा है. नदी का पानी अर्थात काम वासना उसका भी प्रतीक है, यानी उसकी तरफ जा रहा है. यानी मनुष्य जो है एक तरफ किसकी तरफ भागे जा रहा है, इसी काम वासना के पीछे पीछे भाग रहा है. इसका एक अर्थ ये भी निकलता है. हालांकि कई सारे अर्थ जो है यहां पर निकलेंगे. ठीक है, एक मीनिंग इसका ये भी निकल रहा है. शाब्दिक अर्थ आपने देख लिया कि फिशिंग कर रहा है, चूहा आता है अपने शरीर को घसीटते घसीटते. While I was fishing in the dull canal. अब इस नदी को किसकी संज्ञा दे रहा है कि नदी स्पेंसर के जमाने में जो इतनी भव्य हुआ करती थी, ठीक है, प्रोथलैमियन जो वेडिंग सॉन्ग है और वेडिंग के लिए उपयुक्त जगह हुआ करती थी, इतना हर्षोल्लास वहाँ हुआ करता था, आजकल ये सिकुड़ गई है. ये भी नैरो माइंडेड हो गई है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की तरह से. ठीक है, और अब ये सिकुड़ करके एक कैनल अर्थात नहर की तरह से रह गई है. तो इसको डल कैनल की ये संज्ञा देता है. तो यहां ये क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, स्पिरिचुअल डीजनरेशन ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड. अपनी समकालिक दुनिया जो है उसकी जो आध्यात्मिक पतन हुआ है उसके बारे में यहां इन पंक्तियों में ये बात कर रहा है. तो दिस पार्ट सजेस्ट that the scene symbolizes the decline of spirituality in the modern world. ये सीन जो है किसको दिखा रहा है, इस बात को दिखा रहा है कि मॉडर्न वेस्टलैंडर जो हैं उनमें डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता का पतन हो चुका है, इस बात को दिखा रहा है. ये चूहे जैसे लोग जो हैं सिर्फ कहाँ दौड़ रहे हैं, काम वासना के पानी की तरफ दौड़ रहे हैं. द इमेजरी ऑफ डिके and sterility reflects the loss of meaning and vitality in contemporary life. उसी लाइन को वापस रिपीट करके बता रहा है. Fishing in the canal with a rat nearby, इसकी बात करते हैं. The poet attempts to fish in a lifeless canal. ये कवि जो है, खैर यहाँ टायरेसिस मान लेते हैं, ये प्रयास करता है इस लाइफलेस कैनल में फिशिंग करने की. सिंबलाइजिंग, ये इस बात का प्रतीक है, द फ्यूटाइल सर्च फॉर मीनिंग इन अ डिग्रेडेड स्टैग्नेंट वर्ल्ड. एक पतित दुनिया में एक मीनिंगफुल लाइफ की सर्च कर रहा हो, जिस तरह से कीचड़ युक्त पानी में फिशिंग करने का प्रयास हो तो उसमें कहाँ से मछली मिलेगी, ठीक वैसे ही यहाँ पर पोइट जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टायरेसिस जो है
इस आधुनिक जगत जो कि डिग्रेडेड हो चुका है, पतित हो चुका है, उसमें मीनिंग तलाशने की कोशिश कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। ये इसका अर्थ भी यहां लिया जा सकता है। द रैट क्रीपिंग नियर बाई emphasizes decay, corruption and the desolate state of the modern environment। पास में ही एक गंदा सा कीचड़ में सना चूहा रेंग रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है वो कैसा हो चुका है, डिके, पतित हो चुका है, करप्शन, भ्रष्ट हो चुका है, एंड डेसोलेट स्टेट, और बिल्कुल बंजर हो चुका है। दिस इज ऑल्सो ए रेफरेंस टू द टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर का जो ड्रामा है टेम्पेस्ट, वहां का रेफरेंस भी हमें इसमें मिलता है। टेम्पेस्ट में समुद्र की बात करी गई है। द सी इज ग्रैंड एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। समुद्र को काफी ग्रैंड और फुल ऑफ मिस्ट्री इसमें बताया गया है। राजा का जहाज उसमें डूबता है और राजा शरीर जो है वो उसमें कोरल और पर्ल्स जो है वो मिलते हैं, यानी और मृत्यु के बाद में और भी पवित्र और कीमती बन जाता है। लेकिन यहाँ की नदी देखो वो डल बन चुकी है, कैनल बन चुकी है। बट हियर इट हैज बीन श्रंक इनटू अ डल लाइफलेस कैनल। लेकिन टेम्पेस्ट के विपरीत टीएस एलियट ने टेम्स का जो जिक्र किया है, ये टेम्स जो है क्या हो चुकी है इनके लिए आधुनिक जमाने में, लाइफलेस हो चुकी है और सिकुड़ करके एक नदी से नहर बन चुकी है। रिप्रेजेंटिंग द डिमिनिश्ड एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जो इस बात को दर्शाता है, डिमिनिशनी कमजोर पड़ना, पतित होना, एंड डिग्रेडेड का मतलब यही होता है, ठीक है, आधुनिक जमाना जो है, आधुनिक युग के लोग जो हैं वो काफी पतित हो चुके हैं, डिमिनिश्ड हो चुके हैं, डिग्रेडेड हो चुके हैं, वो ये बात बताता है यहाँ पे। यहीं पर एक चीज हमें और भी देखने को मिलेगी, उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिशर किंग और प्रिंस फर्डिनेंड द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर, ठीक है, इनके जो फिगर हैं इनको आपस में एक किया गया है, ब्लेंडेड इनटू वन फिगर, इन पंक्तियों के माध्यम से। द फिशर किंग, पहले इसके बारे में जानो। ए फिगर फ्रॉम आर्थरियन लीजेंड, आर्थर की जो लीजेंड है उसमें पात्र है फिशर किंग। द फिशर किंग इज वुंडेड, फिशर किंग घायल है, एंड हिज सफरिंग कॉजेज द लैंड टू बिकम बैरन और इनफर्टाइल, और उसकी इस वुंड की वजह से उसका जो साम्राज्य है, उसकी भूमि जो है वो भी बंजर हो जाती है। ही रिप्रेजेंट्स बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी। यहां पर फिशर किंग जो है शारीरिक स्टेरिलिटी यानी बांझपन, बंजरता कह लो, तो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ये स्टेरिलिटी को प्रदर्शित करता है। लिंकिंग द किंग्स वुंड टू द डिके ऑफ हिज किंगडम, और राजा का जो वुंड है, घाव है, उसकी वजह से उसके किंगडम का भी पतन हुआ, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब चलो प्रिंस फर्डिनेंड की बात करें। पहले किसकी बात करी? द फिशर किंग की। प्रिंस फर्डिनेंड, ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। फर्डिनेंड रिप्रेजेंट्स रिन्यूअल एंड होप। फर्डिनेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? रिन्यूअल और होप को। एज ही इज पार्ट ऑफ ए लव स्टोरी, क्योंकि ये एक लव स्टोरी का खुद हिस्सा है फर्डिनेंड, दैट एंड्स इन रिकंसिलिएशन। और इस कहानी का जो अंत होता है लव स्टोरी का, उसमें रिकंसिलिएशन यानी आपस में फिर से पुनर्मिलन शामिल होता है, यानी उम्मीद है। एलियट ब्लेंड्स दीज टू फिगर्स, एलियट दोनों फिगर्स को मिला देता है, शोविंग अ कंट्रास्ट बिटवीन डिके, और फिर एक उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट को शो करता है। बिटवीन किसके बीच में? डिके, पतन। फिशर किंग किसका प्रतीक है? पतन का। एंड द पोटेंशियल फॉर रिन्यूअल, और रिन्यूअल की उम्मीद है। कौन? फर्डिनेंड। इन दोनों को एक फिगर के रूप में
मिक्स कर देता है, ब्लेंड कर देता है. सो दिस कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न वर्ल्ड्स स्ट्रगल. और ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है द मॉडर्न वर्ल्ड्स स्ट्रगल बिटवीन डेस्पेयर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन. कि एक तरफ तो निराशा है और एक तरफ रिडेम्पशन की संभावना है. ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है इन्हीं के बीच में क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है. कि एक तरफ तो रिडेम्पशन हमारा हो सकता है, टी.एस. एलियट कहता है कि एक तरफ तो निराशा है और दूसरी तरफ आपके उत्थान की एक आशा है. निराशा और आशा दोनों के बीच में ये आधुनिक दुनिया क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है. अब ये तय करना है कि आपको किस रास्ते जाना है. यदि आप बुद्धा के फायर सरमन के रास्ते जाओगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, अर्थात आशा आपके पास है, स्पिरिचुअली आप अच्छा कर सकोगे, आपको स्पिरिचुअल पीस मिल जाएगी, इस बात की आशा है. नहीं जाओगे तो डिस्पेयर, फिशर किंग की तरह से. ठीक है, तो दोनों चीजें आपके सामने हैं. ओवरऑल मीनिंग इसका क्या निकलता है वो देखो जरा. एलियट यूजेस दिस सीन, इस सीन का प्रयोग एलियट कर रहे हैं किस बात के लिए, टू पोर्ट्रे, ये दिखाने के लिए द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ. कि जो मॉडर्न लाइफ है वो स्पिरिचुअली एम्प्टी है, आध्यात्मिक रूप से खाली है, थोथी है, बंजर है. द कैनल रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड, और जिस नदी को कैनल कहकर के संबोधित कर रहे हैं वो कैनल रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड, वो कैनल एक ऐसी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है दैट हैज लॉस्ट इट्स ग्रैंडर, जिसने अपनी भव्यता एंड वाइटलिटी, सजीवता, इन दोनों चीजों को खो दिया है. कि एक ऐसी दुनिया जिसने अपनी भव्यता, ग्रैंडर और वाइटलिटी, सजीवता दोनों को खो दिया है. द ब्लेंडिंग ऑफ द फिशर किंग एंड प्रिंस फर्डिनेंड, और फिर फिशर किंग और प्रिंस फर्डिनेंड की जो इमेजेस को इन्होंने ब्लेंड किया है, वो चीज किस लिए की है, हाइलाइट्स ये दिखाने के लिए द टेंशन बिटवीन डिके एंड होप. कि एक तरफ पतन है, एक तरफ उम्मीद है, इनके बीच में तनाव चलता रहता है, इस चीज को दिखाने के लिए. शोइंग दैट, ये दिखाने के लिए दैट वाइल द मॉडर्न वर्ल्ड इज स्पिरिचुअली बैरन, कि ये आधुनिक दुनिया जो स्पिरिचुअली बैरन है, आध्यात्मिक रूप से बंजर है, देयर मे स्टिल बी ए ग्लिमर ऑफ रिडेम्पशन और रिन्यूअल. तो उसमें भी थोड़ी बहुत उम्मीद है. किस बात की, रिडेम्पशन और रिन्यूअल की, इनके पुनरुत्थान की उम्मीद है. ठीक है, ये बात दर्शाना चाह रहा है कि मॉडर्न वेस्टलैंडर्स जो है उनके पास एक उम्मीद है उनके उत्थान की. अब आगे चलते हैं. ऑन अ विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस. कि जब मैं फिशिंग कर रहा था, कब कर रहा था, विंटर इवनिंग को कर रहा था. कहां कर रहा था, राउंड बिहाइंड द गैस हाउस. अच्छा, थोड़ा दृश्य चेंज हो गया. ये फिशिंग वाला नहीं है, आगे चलते हैं. ऑन ए विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस. गैस हाउस, अब गैस हाउस को ब्यूटीफुल प्लेस तो नहीं है. ठीक है, शहर जो बढ़ते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं, जो सो कॉल्ड तरक्की है, तथाकथित तरक्की है, उन्हीं का पार्ट है गैस हाउस, इंडस्ट्री. ठीक है, ये चीजें उसी का पार्ट हैं. तो गैस हाउस के पीछे एक विंटर इवनिंग की बात है. ठीक है, टायरेसिस जो है ऐसी जगह पे था जहां पर कोई खूबसूरती का माहौल नहीं है. अब टी.एस. एलियट तो ऐसी ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें दिखाएगा यहाँ पे, है ना. म्यूजिंग अपॉन, म्यूजिंग अपॉन का मतलब गहन चिंतन करना. द किंग माई ब्रदर्स रेक एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम. मोटा मोटी एक बार अर्थ बता देता हूं, फिर उसके बाद में जो डीपर मीनिंग है उसकी तरफ चलेंगे. कि टायरेसिस जो है एक दिन गैस हाउस के पीछे वहां बैठा था, सोच रहा था, विचार कर रहा था. द किंग माई ब्रदर्स रेक एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम. कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पूर्वज, चाहे वो कितने ही बड़े राजा महाराजा क्यों न रहे हों,
या मेरे नहीं, या किसी और के पूर्वज, बड़े बड़े राजा महाराजा सब जो हैं वो निपट गए। अर्थात मृत्यु जो है वो सबको अपने आगोश में ले लेती है, किसी को भी बख्शती नहीं है, किसी को छोड़ती नहीं है। इस तरह का सा कुछ भाव यहाँ पे देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इन पंक्तियों में अंदर घुस करके देखते हैं। ऑन ए विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, द विंटर इवनिंग सेट्स अ कोल्ड ब्लीक एटमोस्फियर। विंटर इवनिंग किस तरह का माहौल उत्पन्न कर रही है? ए कोल्ड ब्लीक एटमोस्फियर, ठंडा और ब्लीक एटमोस्फियर उत्पन्न कर रही है। सिंबलाइजिंग एम्प्टीनेस एंड ए सेंस ऑफ डिके, जो खालीपन, सूनेपन और पतन का प्रतीक है कि बिल्कुल सुनसान, बियाबान, निर्जन इलाका है जहाँ पर कोई गैस हाउस है, ठंड का मौसम है, अंधेरा हो चुका है शाम का, और वहाँ पर भाई साहब बैठे हुए टेरेसेस और सोच रहे हैं। द गैस हाउस कुड बी ए मेटाफर, गैस हाउस हो सकता है मेटाफर के तौर पे लिया गया हो। किसके लिए? फॉर द इंडस्ट्रियल और पॉल्यूटेड साइड ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि जो मॉडर्न लाइफ है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसमें हुआ है, और साथ ही साथ में इसने जीवन को पॉल्यूट किया है, प्रदूषित किया है। इस बात के मेटाफर के तौर पे ये आता है। तो गैस हाउस क्या है? ए प्लेस एसोसिएटेड विद डर्ट, वेस्ट एंड डिस्पेयर। क्या चार तरफ डर्ट है, वेस्ट कचरा है, डिस्पेयर निराशा का माहौल है, ऐसी जगह टायरेसिस बैठा हुआ है। म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक, म्यूजिंग का अर्थ होता है सोचना। तो द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट द रेक ऑफ द किंग, द रेक ऑफ द किंग यानी माई ब्रदर। तो राजा की जो तबाही, यानी राजा जो मेरा भाई है उसकी तबाही, यानी मेरा भाई वो भी राजा था, मेरा पिता वो भी राजा था, पहले पिता की मृत्यु हो जाती है फिर भाई की मृत्यु हो जाती है, तो ये इसके बारे में सोच रहा होता है टायरेसिस। दिस सजेस्ट द लॉस ऑफ समथिंग ग्रेट और रॉयल। ये जो पंक्ति है रैक ऑफ द किंग माई ब्रदर, ये पंक्ति किस चीज की तरफ इशारा करती है? द लॉस ऑफ समथिंग ग्रेट और रॉयल, कि कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। समथिंग ग्रेट और रॉयल, शाही खानदान है, मिट गया। पॉसिबली सिंबलाइजिंग अ फॉल फ्रॉम पावर और डिस्ट्रक्शन ऑफ अथॉरिटी, जो संभवतया इस बात का प्रतीक है, ए फॉल फ्रॉम पावर कि हाथों से सत्ता का चला जाना, और डिस्ट्रक्शन ऑफ अथॉरिटी या सत्ता को गंवा देना। द वर्ड रैक, इसमें जो शब्द आया है रैक, emphasizes the idea of ruin and collapse। ये किसको इंगित करता है? ruin and collapse, तबाही और बर्बादी को इंगित करता है। ठीक है, वैसे शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में इस रैक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर राजा का जहाज जो तबाह हो जाता, रैक टूट जाता, नष्ट हो जाता, पानी में डूब जाता है। ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। द किंग here might refer to a figure in the speaker's life or history। यहां पर रैक ऑफ द किंग, ये जो किंग शब्द आया है ये किसके लिए रेफर हो सकता है या किसके लिए प्रयुक्त हुआ हो सकता है? टू ए फिगर इन द स्पीकर्स लाइफ, या तो ये जो स्पीकर है टायरेसिस, इसके जीवन में ऐसा कोई शाही व्यक्ति रहा होगा, और हिस्ट्री या फिर इतिहास में से किसी ऐसे उदाहरण को प्रस्तुत करना चाह रहा होगा जो पहले काफी बलवान था, बड़ा राजा था, फिर और इस तरह से वो उसका साम्राज्य तबाह हो गया। यानी समवन इंपॉर्टेंट हुज डाउनफॉल हैज लेफ्ट द स्पीकर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, यानी इसकी जिंदगी का कोई ऐसा कोई अहम व्यक्ति रहा है, हुज डाउनफॉल, जिसका पतन, हैज लेफ्ट द स्पीकर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, जिसका पतन हो चुका है और इस टायरेसिस को उस पर बड़ा ही विचार हो रहा है और वो उसके बारे में सोचे जा रहा है। एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, द स्पीकर इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द डेथ ऑफ देयर फादर। साथ में स्पीकर जो है उनके पिता की मृत्यु के बारे में भी विचार कर रहा है, सोच रहा है।
who was also a king, और इसके पिता भी राजा थे, and how that death came before the brothers wreck, और इस राजा जो कि पिता था उसकी मृत्यु इस भाई के पतन से पहले हो गई, उसके सामने, भाई के सामने हो गई. दिस सजेस्ट अ साइकिल ऑफ लॉस. तो ये चीज जो किसको दर्शाती है कि इस प्रकृति में एक साइकिल, एक चक्र चलता है ऑफ लॉस, पतन का, कि हर चीज जो है उसका एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय के बाद में वो खो जाएगी, लॉस. ठीक है, जैसे जीवन है उसका भी एक निश्चित समय चक्र है, उसके बाद में जीवन जो है उसको भी खत्म होना ही होता है. तो बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो भी इसका क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं. वेयर वन पावरफुल फिगर डाइज एंड लीव्स बिहाइंड अ लेगेसी दैट अल्टीमेटली क्रम्बल्स. तो जहां पर कोई पावरफुल फिगर जो है, पावरफुल व्यक्ति जो डाइज, मर जाता है, एंड लीव्स बिहाइंड अ लेगेसी, और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ के जाता है, दैट अल्टीमेटली क्रम्बल्स, जिसका भी पतन हो जाता है. द रेक ऑफ द ब्रदर, जैसे भाई का पतन इसमें दिखाया गया है, रेक ऑफ द किंग माय ब्रदर. तो इट्स अ रिफ्लेक्शन, ये एक मंथन है, चिंतन है, मनन है. और म्यूजिंग अपॉन, म्यूजिंग के साथ प्रीपोजिशन हमेशा अपॉन ही आती है. ये इसका मतलब ही क्या निकलता है, चिंतन, मनन, मंथन. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ पावर, अथॉरिटी एंड लाइफ आर फ्रेजाइल. तो ये पंक्तियां जो हैं मंथन है, चिंतन है इस विषय पर कि पावर और अथॉरिटी यानी सत्ता और ताकत, एंड लाइफ और जिंदगी आर फ्रेजाइल, ये क्षणभंगुर है, ये स्थायी नहीं है, इनका भी मिटना तय है. अब अल्यूशन टू शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वहां से अल्यूशन कर रही है. ठीक, उसकी बात यहां पर थोड़ी सी कर लेते हैं. द फ्रेज इज किंग माई ब्रदर्स रेक, उसी पंक्ति पे वापस आते हैं. एंड किंग माई फादर्स डेथ स्ट्रॉन्गली इको थीम्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट. ये शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट वहां से है. इन द प्ले द कैरेक्टर प्रिंस फर्डिनेंड, प्रिंस फर्डिनेंड जो कि राजा का बेटा है, रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज फादर्स डेथ एंड द रैक ऑफ द शिप. तो बैठ करके अपने पिता की मृत्यु के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है. एंड द रैक ऑफ द शिप, और जहाज कैसे टूटा उसके बारे में सोचता है. ठीक है, पंक्ति क्या आई थी, किंग माई ब्रदर्स रैक, तो ब्रदर्स का मतलब शिप से ले लीजिए, और किंग माई फादर्स डेथ, और फर्डिनेंड का पिता. ठीक है, इसकी कैसे मृत्यु, इनके बारे में वो विचार करता है. तो ये वहां की इको है, वहां की गूंज यहां तक सुनाई पड़ रही है. टेम्पेस्ट की जो पंक्तियां हैं यहां पर भी दखल दे रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है. द किंग माई ब्रदर्स रैक रेफर्स टू द शिप रैक इन द टेम्पेस्ट. तो ये जो पंक्ति है द किंग माई ब्रदर्स रैक, ये शिप रैक जो होता है, जो जहाज नष्ट होता है, पानी में डूब जाता है द टेम्पेस्ट के अंदर. ठीक है, तो उसको इशारा करती है. वेयर, जहां फर्डिनेंड्स फादर द किंग इज प्रिज्यूम्ड डेड आफ्टर ए स्टॉर्म, एक तूफान आता है, जहाज समुद्र में तैर रहा है. ठीक है, फर्डिनेंड के पिता जो कि राजा हैं जहाज में मौजूद हैं, जहाज टूट जाता है, पानी में डूब जाता है. ठीक है, इन एलियट्स लाइन्स द आइडिया ऑफ ए रैक, लेकिन एलियट की पंक्ति में ये जो रैक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्शन और कोलैप्स ऑफ समथिंग वंस पावरफुल. ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि कभी कोई व्यक्ति या साम्राज्य जो कभी ताकतवर रहा था नष्ट हो गया, उस चीज की तरफ इशारा कर रहा है. फिर द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम मिरर्स, ये दिखाती है फर्डिनेंड्स मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी विलाप करना, रोना धोना, ऑफ हिज फादर्स डेथ इन द प्ले, नाटक में इसके फर्डिनेंड के पिता की जो मृत्यु होती है उस पर विलाप को दर्शाता है. रिप्रेजेंटिंग द थीम ऑफ लॉस पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो इस बात को बताता है कि थीम ऑफ लॉस,
कि नुकसान होना, चीज़ों को, व्यक्तियों को खोना, पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये तो सदियों से होता आ रहा है, युगों युगों से, पीढ़ियों से होता आ रहा है। ठीक है, कि हर पीढ़ी में पतन की कहानी लिखी जाती है। ठीक है, लॉस की कहानी लिखी जाती है। लॉस तो अवश्यंभावी है, ये तो होना ही होना है, पतन तो खैर होना ही होना है। मीनिंग क्या निकलता है इन अल्यूशंस का? द अल्यूशन टू द टेम्पेस्ट अंडरस्कोर्स द थीम ऑफ लॉस, ये लॉस, डिके एंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि प्रकृति का चक्र घूमता रहता है, कभी उत्थान और पतन आता ही रहता है, जीवन मृत्यु चलती रहती है, इस बात को ये मेंशन करना चाह रहे हैं। इट सजेस्ट दैट द स्पीकर यन टायरेसिस, like the characters in the play, is caught in a cycle of ruin where each generation's loss leads to the next। तो यहाँ पर स्पीकर जो टायरेसिस है वो लॉस नामक जो थीम है उस पर विचार करता है। ये काफ़ी लंबे समय से धरती पे है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है, कहीं पर भी आ जा सकता है, अमर है, अंधा है, विजुलाइज करता है चीज़ों को। वो कहता है कि सबका पतन निश्चित है, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं पतन। फिर आगे देखें, वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड। वाइट बॉडीज, वाइट बॉडीज वैसे तो खैर ये पोएम टी.एस. एलियट ने लिखी है। वहाँ इंग्लैंड के जो निवासी हैं उनकी जो स्किन कलर होती है ऑलमोस्ट वाइटिश होता है, ठीक, हमसे ज़्यादा गोरे होते हैं, वी आर ब्राउनिश एंड दे आर वाइटिश। तो ये वाइटिश शब्द जो है उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ हो सकता है, किस सेंस में अभी बात करते हैं। यहाँ पर भी फिर से वही दो अर्थ निकलने हैं। वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड, तो दिस रेफर्स टू वाइट बॉडीज ऑफ नेकेड गर्ल्स इन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, नदी के किनारे पे ये जो इंग्लिश गर्ल्स हैं नेकेड हैं एंड दे आर इन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन, दैट पोजिशन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, उसके बारे में ये इशारा है। एंड बॉन्स कास्ट इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट, रैटल बाय द रैट्स फुट ओनली ईयर टू ईयर। तो यहां पर बॉन्स शब्द आया है, ठीक है, रैट्स आया है, ये सिंबल हैं स्पिरिचुअल ड्राइनेस के, स्टेरिलिटी के और सॉर्डिडनेस के, अर्थात आध्यात्मिक पतन के प्रतीक हैं। ये बात एक बात होगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये जो सेक्शन है अभी यहाँ से चल रहा है, ये सेक्सुअल परवर्सिटीज जो है मॉडर्न मैन में उसको शो करता है, ठीक है। तो वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड and bones cast in a little low dry garret rattled by the rat's foot only year to year। अर्थात नदी के किनारे ये इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है चला करती हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता रहा है, लेकिन इससे हटकर के भी इसके कुछ और मीनिंग भी निकलेंगे, उनको भी अपन देखेंगे। फिलहाल वाइट बॉडीज नेकेड, ये क्या है? सजेशन इज टू द लस्टी एक्ट्स ऑफ नेकेड मैन एंड वीमेन ऑन द लो डैम्प ग्राउंड। नदी के किनारे निचली सतह है, थोड़ी गीली या नम जगह है, वहां पर लस्टी यानी काम वासना से भरे हुए मैन एंड वीमेन जो है वहां पर लेटे हुए, दे आर हैविंग सेक्स। बॉन्स गैरेट है ना, तो बॉन्स कास्ट इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट, इसके बारे में देखते हैं। गैरेट शब्द का वैसे अर्थ जो है ये होता है स्मॉल डार्क एंड अनप्लीजेंट रूम, एक छोटा सा अंधेरा सा, ठीक है, और अनप्लीजेंट रूम, बिखरा हुआ सा, गंदा सा, अपने लटान, अटारी, दूछत्ती, उसके लिए भी इसको काम में लेते हैं। कुछ लोग चौबारा जानते हैं आप, है ना, तो उसके लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो खैर वापस लौटते हैं यहां से लेके यहां तक की पंक्ति का मीनिंग। Old people who are nearly bones cast in a low dry room of old age,
अर्थात बूढ़े लोग हु आर नियरली बोन्स कास्ट इन अ लो ड्राई रूम ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर छोटे से कमरे में पड़े हैं हड्डियों का ढांचा बन करके। तो टायरेसिस इमेजिन्स, टायरेसिस कल्पना करता है दैट मेन एंड वीमेन इंडल्जिंग इन लस्टी एक्ट्स, कि वो मेन एंड वीमेन जो कि लस्टी एक्ट्स में, वासना के कार्यों में कार्यरत थे, हैव ग्रोन ओल्ड, अब बूढ़े हो चुके हैं, रिड्यूस्ड टू मियर बैग्स ऑफ बोन्स, और अब उनका शरीर जो है वो बैग्स ऑफ बोन्स ही बचा है। ठीक है, एक तो कल्पना ये है। रैटल्ड जो शब्द आया है इसका अर्थ है ट्रबल्ड। तो रैट हैज बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ मिजरी, और ये जो रैट है ना, रैट, ये जो शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिजरी अर्थात दुख को। ईयर टू ईयर यानी ऑल द टाइम, कि वो लोग जो वहां नदी के किनारे गीली जमीन पर इस तरह से मजे किया करते थे, आज वो छोटे से गैरेट के अंदर अर्थात छोटे से किसी कमरे के अंदर, गंदे से कमरे के अंदर हड्डियों का ढांचा बन करके पड़े हैं। रैटल्ड अब परेशान होते हैं, ट्रबल्ड बाय द रैट्स फूट ओनली ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर का मतलब ऑल द टाइम, और अब पूरे समय मिजरी, रैट यानी मिजरी दुख, अब पूरे समय दुख जो है उनको परेशान करता रहता है। ठीक है, एक अर्थ तो हम इसका ये ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए कुछ और इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। दीज लाइन्स, कौन सी? ये वाली पंक्तियां। दीज लाइन्स डिस्क्राइब अ वेरी सैड एंड एम्प्टी सीन, एक बहुत ही दुखद और खोखला सा दृश्य जो है हमारे सामने ये उत्पन्न करती है पंक्तियां। कौन सी? पहले, वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड, मीन्स देयर आर डेड बॉडीज लाइंग ऑन द कोल्ड वेट ग्राउंड, ठंडा और गीली जमीन है, वहां पर मृत और नग्न शरीर पड़े हैं। ठीक है, वो नदी के किनारे इस तरह से जो लोग हैविंग सेक्स, वो भी उनकी तुलना उसी से कर रहा है कि जैसे कहीं पर कोई गीली सी जमीन है, नीचे खड्डे में सी नीची सी जगह है, उसमें मृत शरीर पड़े हैं। द वाइट बॉडीज कुड रिप्रेजेंट द पेल लाइफलेस बॉडीज ऑफ द डेड, और यहां पर ये जो वाइट बॉडीज हैं, ये जो पीले पड़े हुए निर्जीव शरीर हैं मृतकों के, इस चीज को भी संकेत करते हैं। द लो डैम्प ग्राउंड सजेट्स इट्स अ डिप्रेसिंग फॉरगॉटन प्लेस, और लो डैम्प ग्राउंड जो शब्द आया है, लो डैम्प ग्राउंड, ठीक है, ये सजेस्ट कर रहा है एक डिप्रेसिंग या फॉरगॉटन प्लेस को, जिसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं? ग्रेवयार्ड से कर सकते हैं, कब्रगाह से कर सकते हैं, कि वहां कब्रगाह में वहां पर सफेद शरीर पड़े हैं, मरे हुए लोग पड़े हैं। द नेक्स्ट पार्ट, फिर bones cast in a little low dry garret shows that bones यानी हड्डियां in a little low dry garret, छोटे से सूखे से गैरेट यानी छोटा सा कमरा, इसका इशारा कब्र की तरफ भी हो सकता है कि कब्र छोटी सी होती है, उसके अंदर हड्डियां पड़ी हैं, किसकी? इन्हीं मृतक लोगों की। shows that the bones of the dead have been left in a small dry attic or room, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो मृत लोग हैं उनकी हड्डियां जो हैं छोटे से स्मॉल ड्राई सूखे एटिक और रूम के अंदर रखी हुई हैं। नो वन रिमेंबर्स देम, कोई उनको याद नहीं करता, दे आर जस्ट लेफ्ट देयर अननोटिस्ड, और आज वहां पर इनको कोई याद नहीं करता। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इन लोगों को खैर दफन तो कर दिया गया है, उनकी कुछ यादें, उनके अवशेष जो हैं घर के अंदर कहीं लटान के ऊपर पड़े हैं, और आज उनको कोई भी याद नहीं करता है। कभी कभार जो है चूहे जो हैं वहाँ पर घूमते रहते हैं, तो खड़खड़ाहट की आवाज़ें जो हैं उनकी तस्वीर के ऊपर से गुजरता है, तो हो सकती है उनका कोई सामान पड़ा है, तो हो सकती है उनमें से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती हो। जैसे ये मृत लोग जो हैं केवल उनकी हड्डियाँ बची हों और उनमें से चूहे गुजर रहे हों, तो वो हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, खड़खड़ाहट की आवाज़ करेंगी, ये भी इसका अर्थ निकलता है।
नो वन रिमेंबर्स देम, दे आर जस्ट लेफ्ट देयर अननोटिस्ड। आज इनको कोई याद नहीं करता, आज वो अननोटिस्ड पड़े हैं। फाइनली फिर अंतिम पंक्ति आती है, रैटल्ड बाय द रैट्स फूट ओनली ईयर टू ईयर, मीन्स दैट द प्लेस इज सो लोनली एंड फॉरगॉटन, कि वो जगह इतनी सुनसान और फॉरगॉटन है, दैट ओनली रैट्स डिस्टर्ब इट, कि उस जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता। तो ये तो कब्रगाही होती है, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता। या फिर वो स्थान मान लो कहीं पर इनकी हड्डियां पड़ी होंगी नाले के पास में, ठीक है, हड्डियां कब्र में से निकल आएंगी, उधर पड़ी हैं, उधर कोई जाना पसंद नहीं करता। केवल चूहे उधर से गुजरते हैं कुछ मांस नोचने के लिए, तो उनको मांस तो मिलता नहीं, और वहां से गुजरते हैं तो हड्डियां खड़खड़ाती है उनके जाने से। द बोन्स लाई देयर, वहां पर हड्डियां पड़ी रहती हैं, अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, इंसान वहां जाने की जहमत नहीं उठाता, जस्ट बीइंग रैटल्ड बाय रैट्स ईयर आफ्टर ईयर, और सालों से केवल चूहे उधर से गुजरते हैं और वही उसी से वो हड्डियां आपस में टकराती और आवाज करती हैं। दिस इमेज शोज ए वर्ल्ड ऑफ डेथ एंड डीके। ये इमेज जो है हमें एक ऐसी दुनिया के दर्शन करवाती है जिसमें मृत्यु और पतन का साम्राज्य है। वेयर नथिंग इज केयर्ड फॉर, जहां पर किसी चीज की परवाह नहीं करी जाती है, एंड टाइम मूव्स ऑन विदाउट एनी होप और अटेंशन टू व्हाट हैज बीन लॉस्ट, और समय जो है, ठीक है, मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाता है, विदाउट एनी होप, बिना किसी उम्मीद के, और अटेंशन, बिना किसी ध्यान के, टू व्हाट हैज बीन लॉस्ट, कि कौन सी चीज अपन ने खो दी, किस इंसान को हमने जीवन से खो दिया है, वो इंसान चला गया है, लोग उसको भूल जाते हैं एक समय के बाद में। इट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ एम्प्टीनेस एंड नेग्लेक्ट, और इस तरह से ये पंक्तियां जो हैं हमारे सामने एम्प्टीनेस और नेग्लेक्ट की एक तस्वीर जो है हमारे सामने बनाती हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, फिर टायरेसिस जब इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है तो फिर वापस अचानक से वर्तमान में लौटता है। क्या करके? टायरेसिस हियर्स द साउंड्स ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर इंजन्स। टायरेसिस को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, किसकी? मोटर इंजन्स की और हॉर्न्स की। वन ऑफ देम शैल ब्रिंग मिस्टर स्वीनी टू मिसिस पोर्टर, और यहीं सर मोटर कार की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसी एक मोटर कार में, ठीक है, मिस्टर स्वीनी जो है वो मिसिस पोर्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है, मिस्टर स्वीनी कौन है, मिसिस पोर्टर कौन है, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली क्लास में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं फिर।